हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजी एजुकेशन। देखिए, घटना चक्र की जो दृष्टि है उसने बहुत अच्छा काम किया है। पहले हमेशा ये मैगजीन जो आती थी वो अर्धवार्षिकी और वार्षिकी के क्रम में आती थी, लेकिन अभी इन लोगों ने घटना चक्र निरंतर देकर हर महीने देना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, हर महीने इस मैगजीन को पढ़ने से फायदा ये होगा कि जो हम 6 महीने में पढ़ते थे या फिर साल भर की जो इनकी आती थी वार्षिकी उसको पढ़ते थे, तो वो हम एक बार पढ़ते थे। लेकिन अभी क्या है, जब आप हर महीने पढ़ते चलेंगे, हर महीने इस मैगजीन को, बहुत पतली सी, ज्यादा मोटी भी नहीं है क्योंकि हर महीने का इंपॉर्टेंट चीजों को ये डाल रहा है। तो अगर हम उसको पढ़ते चलेंगे, 2 बार रिवीजन 3 बार रिवीजन हो गया, तो फिर जब वार्षिकी आएगी या फिर अर्धवार्षिकी आएगी तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। बहुत कुछ आपको उसमें से पता रहेगा। तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है ये, क्योंकि इकट्ठा वार्षिकी अर्धवार्षिकी तैयार करना आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इतना आसान तो है नहीं। तो हर महीने करते करते, स्टेप वाइज स्टेप, हम डेफिनेटली उस करंट अफेयर्स को खत्म कर देंगे। और आप सबको पता है, समीक्षा अधिकारी में अगर आपको पेपर में सिलेक्शन चाहिए तो करंट आपको तैयार होना चाहिए। और करंट की जो प्रॉब्लम है, करंट जो लगाता था करंट, वो अब नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हमारे पास एक शील्ड के रूप में आ चुका है घटना चक्र। घटना चक्र की सम जो सूक्ष्म दृष्टि है, दृष्टि जो पब्लिकेशन है वो, तो सूक्ष्म दृष्टि का निरंतर है ये फरवरी महीने का है। और इसको हम खत्म करने वाले हैं। मार्च महीने में ये पब्लिश हुआ था। मार्च महीने को खत्म करेंगे, फिर इसके बाद अप्रैल महीना आएगा। तो इस तरह से हम इसको खत्म करेंगे। सबसे पहले इस सूक्ष्म दृष्टि का जो सबसे पहला खंड है वो है राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय, ऐसे करके कई सारे खंड हैं। वो इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इत्मीनान से देखिए, कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह लीजिए। हर महीने आएगी। ये मार्च महीने की आ चुकी है और फिर इनका नया पब्लिकेशन आएगा जैसे ही, मैं उसको दे दूंगा और हर महीने आपको इससे बेनिफिट होगा। तो राष्ट्रीय क्रम में सबसे पहला जो है वो है, उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उड़ीसा के नए राज्यपाल आपको पता है कौन है? हरि बाबू कम्भमपति। हरि बाबू कम्भमपति। हरि बाबू कम्भमपति कौन है? उड़ीसा के नए राज्यपाल हैं। मैं बार बार 2-3 बार रिपीट करूंगा, इससे आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? हरि बाबू कम्भमपति। कम्भमपति कहाँ के हैं? उड़ीसा के राज्यपाल हैं। केरल के नए राज्यपाल कौन है? केरल के नए राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। अर्लेकर में देखिए कर छुपा हुआ है, कर से आप केरल को कनेक्ट कर सकते हैं। केरल, अर्लेकर केरल। अर्लेकर केरल के नए राज्यपाल बने हैं। कम्भमपति कहाँ के हैं? उड़ीसा में है। उड़ीसा के कौन है? कम्भमपति। मिजोरम के नए राज्यपाल कौन है? मिजोरम में है विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह। मिजोरम के नए राज्यपाल कौन है? विजय कुमार सिंह। मिजोरम के नए राज्यपाल कौन है? विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह कौन है? वो है मिजोरम के नए राज्यपाल। आंखें बंद करिए, मिजोरम के राज्यपाल याद करिए, मिजोरम का मैप याद आना चाहिए। और मैप में जब जाएंगे तो विजय कुमार सिंह मिजोरम के अगल बगल में लिखा हुआ आपकी इमेजिनेशन में आएगा, तो डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएगा। तो मिजोरम के नए राज्यपाल विजय कुमार सिंह। मणिपुर के नए राज्यपाल कौन है? मणिपुर के नए राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला कहाँ के हैं? मणिपुर। मणिपुर का मैप याद करिए इंडिया का। अब इतनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली याद होगा कि मणिपुर कहाँ आता है, नागालैंड कहाँ आता है और मिजोरम कहाँ आता है। जो लोग नए व्यूवर्स हैं उनको इस उधर पूरा भारत के मैप का लोकेशन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है ये जो 7 सिस्टर्स हैं, जिसमें आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश है, ये ही आपको याद होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मणिपुर के नए राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला। मणि को हम कनेक्ट करेंगे मनी से। मणि को कहाँ से कनेक्ट करेंगे? मनी से। मनी अगर आ जाए किसी के पास पे तो आप क्या करेंगे? बल्ले बल्ले करेंगे, भल्ले भल्ले करेंगे। तो मणिपुर के नए राज्यपाल भल्ला जी हैं। कौन? अजय कुमार भल्ला। मणिपुर के नए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला। फिर आगे बात करते हैं बिहार का नया राज्यपाल। बिहार का नया राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। बिहार, आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में मुस्लिम, आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के नए राज्यपाल कौन है? वो आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के नए राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल, आरिफ मोहम्मद खान। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को सफल क्रियान्वयन के लिए किन 2 राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन के लिए किन 2 राज्यों पर एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। उत्तर प्रदेश एंड मणिपुर। यूपी एंड मणिपुर के बीच में एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है दिसंबर 2024 में। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का एमओयू 2 राज्यों के बीच में हुआ है। कौन कौन से हैं? तो यूपी एंड मणिपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है,
नहीं पढ़ेंगे तो आप इसको गैस भी नहीं कर पाएंगे। तो यूपी और मणिपुर के बीच में क्या हो रहा है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। यूपी मणिपुर एक भारत और श्रेष्ठ भारत। यह समझौता ज्ञापन कब तक वैध रहेगा, तो 3 साल का एमओयू हुआ है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कार्यक्रम है, उसके बीच में जो दो राज्य एमओयू हुआ है वो है उत्तर प्रदेश और मणिपुर। कितने साल के लिए ये एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो वो 3 साल के लिए है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के मध्य आपसी समझ और जुड़ाव को बढ़ाना। आपसी समझ और जुड़ाव को बढ़ाना एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य है, आपसी जुड़ाव को बढ़ाना। मणिपुर से पहले उत्तर प्रदेश ने किन राज्यों के साथ यह समझौता किया है, तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा सेंटर में यहाँ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश मणिपुर से कर रहा है। उत्तर प्रदेश इससे पहले किससे किया था, अरुणाचल प्रदेश से कर चुका है और मेघालय से कर चुका है। मणिपुर ने किसके साथ किया था, अरुणाचल प्रदेश से और मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, जियो साइंस म्यूजियम की बात हो रही है। जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन ग्वालियर मध्य प्रदेश। जियो साइंस म्यूजियम कहाँ पर हुआ है, वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। वहां पर जियो कंपनी वालों ने अपना एक साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। मणिपुर उत्तर प्रदेश ने किनके किनके साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत किया है, तो रिसेंटली मणिपुर किया है, लेकिन उसके पहले अरुणाचल प्रदेश और मेघालय से भी इनका एमओयू हो चुका था। कितने साल का, 3 साल का। फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट एफएमडी के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी किसने की है, फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी संस्कृति मंत्रालय ने की है। फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट, म्यूजियम के डेवलपमेंट के साथ एक साझेदारी कौन करेगा, हमारे भारत का कौन सा मंत्रालय, तो सांस्कृतिक मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय जिसको बोलते हैं, भारत सरकार का, उसने किया है। इस साझेदारी के तहत किस संग्रहालय को विकसित किया जाएगा, तो युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय ये नई दिल्ली में है। युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को विकसित किया जाएगा। किसके साथ हमने साझेदारी की है, तो फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट एफएमडी से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ऐसा है, युग युगीन राष्ट्रीय संग्रहालय जो है उसमें आइए, थोड़ा सहयोग करिए, थोड़ा सा डेवलपमेंट करिए, कोई अत्याधुनिक तरीके से किस तरह से म्यूजियम बना सकते हैं। तो हमने किसके साथ किया है, फ्रांस वालों के साथ किया है। फ्रांस का जो म्यूजियम डेवलपमेंट होता है उनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई आइए हम लोग मिलकर हमारे भारत का जो युग युगीन राष्ट्रीय संग्रहालय है उसको विकसित करते हैं। युग युगीन राष्ट्रीय संग्रहालय है कहाँ पर, तो ये आपको मैंने बताया नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है युग युगीन राष्ट्रीय संग्रहालय। यह पहल किस परियोजना का अभिन्न अंग है, युग युगीन राष्ट्रीय संग्रहालय किस योजना का अभिन्न अंग है, तो वो है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, जिसमें अभी अभी राष्ट्रपति भवन बनकर तैयार हुआ है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास संसद भवन हमारा नया बना हुआ है, तो ये इसी के अंतर्गत, इसमें बहुत सारी चीजें, संसद भवन बनेगा, राष्ट्रपति भवन बनेगा और युग युगीन राष्ट्रीय संग्रहालय बनेगा, बहुत सारी चीजें वो डेवलप हो रही हैं धीरे धीरे। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है, तो कहाँ पर, ये क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट की एक रिपोर्ट जारी हुई है। क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट की एक रिपोर्ट जारी हुई है, तो वो कौन सी जगह पर जारी हुई है, तो आईआईटी दिल्ली। रिपोर्ट कहाँ जारी की गई है, आईआईटी दिल्ली में। ठीक है, इस रिपोर्ट का विकास किन संस्थाओं द्वारा किया गया है, तो इस रिपोर्ट का विकास किन संस्थाओं के द्वारा किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा आईआईटी मंडी, आईआईटी गुवाहाटी और सीएसटीपी बेंगलुरु। आईआईटी मंडी, आईआईटी गुवाहाटी एंड सीएसटीपी बेंगलुरु, सीएसटीपी बेंगलुरु। तो इस रिपोर्ट का विकास किन संस्थाओं द्वारा किया गया है, तो आईआईटी मंडी, आईआईटी गुवाहाटी एंड सीएसटीपी बेंगलुरु। रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है कि 698 जिलों में बाढ़ और सूखे के जोखिम का जो गहन विश्लेषण करेगा। ये रिपोर्ट क्या करती है, 698 जिले, याद रखना है रिपोर्ट में कितने जिलों का सैंपल लिया गया है, तो सैंपल है 698 जिलों का। तो 698 जिलों में बाढ़ जो आती है और सूखा जो आता है उसके जोखिम का गहन विश्लेषण ये काम करेगा इस रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट किन संस्थाओं द्वारा, किन किन संस्थाओं द्वारा, तो आईआईटी मंडी, आईआईटी गुवाहाटी एंड सीएसटीपी बेंगलुरु। अत्यधिक उच्च यानी वेरी हाई और उच्च यानी हाई सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 50% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं, यानी जहां पे बहुत ज्यादा सूखा आता है, तो सबसे जो लिस्ट बनाई गई उसमें 85% से अधिक जो जिले हैं वो कहाँ, कौन कौन से जगह से आते हैं, तो बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड, हरियाणा।
टोटल 13 ऐसे जिले हैं जहां पर 85% से अधिक जिले जो हैं वो बाढ़ और सूखे से जो जोखिम में लिप्त हैं। तो 85% से अधिक जिले हैं इसमें। तो वो उस श्रेणी में कौन कितने हैं टोटल, तो कितने राज्य अवस्थित हैं, तो 13 राज्य हैं। 13 राज्य हैं जिसमें से बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा। पंजाब इसमें नहीं है, आपको याद रखना है। कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए वेरी जोखिम श्रेणियों में है। तो बाढ़ और सूखा जो है दोनों में जोखिम श्रेणी में है। तो 11 जिले हैं। अभी ऊपर प्रदेश की बात हो रही थी, अभी 11 जिले। सबसे बड़ा, सबसे नंबर 1 पटना बिहार का, फिर दूसरा अल्लापुझा केरल, चराईदेव डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, गोलाघाट, पांचों असम में है। ये कौन कौन से, चराईदेव, डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलमारा, मनकाचर और गोलाघाट, ये पांचों असम में है। ये जो है वेरी जोखिम कैटेगरी में, हाई हाई रिस्क कैटेगरी में है ये। फिर उसके बाद है केंद्रापाड़ा उड़ीसा का, ये भी हाई रिस्क कैटेगरी में है। केंद्रापाड़ा उड़ीसा का, यहाँ पे भी बाढ़ और सूखा बहुत ज्यादा आता है केंद्रापाड़ा में। मुर्शिदाबाद, नदिया और उत्तर दिनाजपुर, ये तीनों पश्चिम बंगाल के हैं। ये जो जिले हैं 11 जिले टोटल, ये बहुत ही ज्यादा सूखा और बाढ़ दोनों में ये हाई रिस्क कैटेगरी में के अंतर्गत आते हैं। महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया था, तो नया जिला इसको बनाया गया था। 75 जिले हैं वहां पे, ये 76 नंबर का टेम्परेरी जिला घोषित किया गया था जहां पर महाकुंभ लगा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग महाकुंभ गए होंगे। जो लोग महाकुंभ में गए थे इस बार और वहां पर डुबकी लगाए थे, वहां वो लोग जरा नीचे कमेंट करेंगे। देखते हैं कि हमारे वीडियो को देखने वाले कितने लोग महाकुंभ में गए थे। तो उसमें से मैं एक पहला वोट तो मैं करता हूँ। मैं गया था भाई, मुझे बहुत आनंद आया। ऐसे ऐसे मौके कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस नए जिले को किस नाम से जाना जाएगा, इस नए जिले को किस नाम से जाना जाएगा, तो महाकुंभ मेला जनपद, जो कि आप इसको जो 76वां जिला किया गया है उसका नाम है महाकुंभ मेला जनपद। महाकुंभ मेला जनपद का गठन कितने महीनों के लिए किया जा रहा है, तो 4 महीने बीत चुके हैं, महाकुंभ समाप्त हो चुका है शिवरात्रि के बाद से। महाकुंभ मेला जिला में कितने गांव शामिल किए गए हैं, कितने गांव शामिल किए गए थे, ये सब क्वेश्चन बनेगा। महाकुंभ इतना टॉप में रहा है तो केवल आपने रील्स देखी है, लेकिन डेटा भी तो पता होना चाहिए। तो 67 महाकुंभ मेला जिला में कितने गांव शामिल किए गए हैं, तो 67 गांव शामिल किए गए हैं। महाकुंभ मेला जिले में कितने गांव शामिल किए गए, तो 67 गांव। 67 गांव। महाकुंभ मेला जिला में कितना गांव शामिल हुआ है, तो 67 गांव शामिल हुआ है। महाकुंभ मेला जिला में कितना गांव शामिल हुआ है, 67। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन सी तहसील शामिल की गई है, तो कौन सी तहसीलें शामिल हुई हैं, तो आपको पता है सदर, सुरांव, फूलपुर और करछना। कौन कौन सी तहसीलें, सदर, सुरांव, फूलपुर, करछना। सदर, सुरांव, फूलपुर, करछना। कौन कौन सी तहसीलें हैं, सदर, सुरांव, फूलपुर और करछना। महाकुंभ क्षेत्र को जिला घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में किन जिलों की संख्या, कितनी संख्या हो गई, तो मैंने आपको बताया 76 संख्या हो गई। अगर उसको महाकुंभ को भी एक जिला के रूप में देखेंगे तो 76। लेकिन ये टेम्परेरी है, अभी तो महाकुंभ खत्म, तो अभी वापस से कितनी जिले हो गए उत्तर प्रदेश में, 75। महाकुंभ मेला जनपद किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज अधिनियम 2017। कौन सा अधिनियम है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण का प्रयागराज अधिनियम 2017 के तहत इस महाकुंभ जनपद का अधिनियम घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया है, तो एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है, सहायक कुंभ सहायक चैटबॉट। वो एक एआई चैटबॉट था, कुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार ने किस जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु स्वीकृति दी है, केंद्र सरकार ने किस जल विद्युत परियोजना के निर्माण को स्वीकृति दी है, तो हियो जल विद्युत परियोजना है। कौन सी जल विद्युत परियोजना है, हियो जल विद्युत परियोजना। ये हियो जल विद्युत परियोजना कहां पर है, तो ये हियो जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में है। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिलों में है। हियो जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश का सियोमी जिला में। हियो जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में। हियो जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है, हियो जल विद्युत परियोजना की क्षमता 240 मेगावाट है। हियो जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है, 240 मेगावाट। यानी 3 ऐसे लगाए गए हैं, 80 मेगावाट के तीन जनरेटर्स लगाए गए हैं, जिनकी जो क्षमता हो जाएगी 80 × 3 मतलब 240 मेगावाट।
हियो जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में। अरुणाचल प्रदेश का शियोमी जिला है, वहां पर हियो जल विद्युत परियोजना स्थित है। हियो जल विद्युत परियोजना से कितनी ऊर्जा उत्पादित होती है? तो टोटल 1000 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादित होगी। हियो जल विद्युत परियोजना से कितनी ऊर्जा उत्पादित होगी? 1000 मिलियन यूनिट। हियो जल विद्युत परियोजना से कितनी ऊर्जा उत्पादित होगी? 1000 मिलियन यूनिट ऊर्जा जो है वो उत्पादित होगी। हियो जल विद्युत परियोजना से कितनी ऊर्जा उत्पादित होगी? 1000 मिलियन यूनिट। फिर आगे बात करते हैं हम नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, एन एफ एन एम एन एफ NMNF को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को तो ये प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा NMNF को मंजूरी दी गई है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को मंजूरी दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का? कि मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, ऑर्गेनिक जो खेती होती है उसको ये बढ़ावा देगा। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का क्रियान्वयन किस वर्ष तक किया जाएगा? तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की वैधता अवधि वर्ष 2025-26 तक। 15वें जो वित्त आयोग की सिफारिशों की वैधता अवधि है जो 2025-26 तक है, इतने वर्ष तक इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग NMNF के तहत कितने बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर यानी BRCs स्थापित किए जाएंगे? तो 10,000 BRCs। BRC का मतलब क्या होता है? बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। बायो बी का मतलब बायो इनपुट, ठीक है, बी का इनपुट बायो इनपुट, आर का मतलब रिसोर्स और सी का मतलब सेंटर। तो बायो BRCs कितने हैं? टोटल 10,000 BRCs स्थापित किए जाएंगे। कितने विद्यार्थी किसने किसने विद्यार्थी नवाचार एवं आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत विजन पोर्टल की शुरुआत की है? किसने? विद्यार्थी नवाचार और आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत पहल विजन की शुरुआत की है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या किया है? विद्यार्थी नवाचार एवं आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत पहल की पोर्टल की शुरुआत की है। किसने विद्यार्थी नवाचार एवं आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत पहल की शुरुआत की है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। विजन पोर्टल का उद्देश्य क्या है? विजन पोर्टल का उद्देश्य है वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देना, वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देना विजन पोर्टल का उद्देश्य है। विजन पोर्टल का उद्देश्य क्या है? वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देना, वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देना विजन पोर्टल का उद्देश्य है। विजन पोर्टल का पूरा नाम क्या है? विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। देखो वी का मतलब हो गया विकसित भारत, ठीक है, वी का मतलब विकसित भारत, आई का मतलब हो गया इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट, IS का मतलब इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट, आई का मतलब इनोवेशन, इनोवेशन, और फिर उसके बाद ओ का मतलब क्या हो गया? आउटरीच नेटवर्क। तो विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क इस पोर्टल का पूरा नाम है। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य कौन है? तो इस कौन जीता है? वो केरल जीता है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य से कौन सम्मानित हुआ है? तो आंसर है केरल राज्य। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया है? देश का शीर्ष समुद्री जिला, समुद्री राज्य केरल, और केरल का कौन सा जिला? तो वो आंसर है कोल्लम। केरल का कोल्लम जो जिला है वो शीर्ष समुद्री जिला घोषित हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार मिला है तेलंगाना को। तेलंगाना को अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार मिला है। तेलंगाना को अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार मिला है। तेलंगाना को अंतर्देशीय मत्स्य पालन का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो आंसर है तेलंगाना को दिया गया है, तेलंगाना को दिया गया है। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया है? तो आंसर है कांकेर। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया है? तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को? तो आंसर है कांकेर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार तेलंगाना, क्योंकि मछली वो तेल में पकाते हैं, तो मछली को तेल में पकाते हैं, मत्स्य पालन तेलंगाना, मत्स्य पालन तेलंगाना। उत्तर पूर्वी और हिमालयी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन जिला कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी और हिमालयी क्षेत्र का वो है वो असम, दरंग का असम। मत्स्य पालन जो जिला है वो है दरंग असम। कौन से एरिया में स्पेसिफिक बात हो रही है? तो वो बात हो रही है उत्तर पूर्वी और हिमालयी क्षेत्र का,
उत्तर पूर्वी और हिमालयी क्षेत्र के सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन जिला कौन सा है? दरांग, असम। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन कौन सा जिला है? तो वो है कुलगाम, जम्मू एंड कश्मीर। कुलगाम, जम्मू एंड कश्मीर जो है सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन का जिला है। केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी में मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ नंबर कौन सा है? वो है कुलगाम, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय, हमने घटनाक्रम को देख लिया। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हर एक सेगमेंट के बाद एक गाने से अपने नए सेगमेंट को शुरू करते हैं। तो एक गाना मैं आपके सामने गाता हूँ, आई होप आपको अच्छा लगेगा। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखता रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। तो आई होप आपको ये गाना अच्छा लगा होगा। आ, ऐसे ही मैं अभी राष्ट्रीय खत्म किया, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय के बाद हम आर्थिकी पे जाएंगे, तो हम एक नए गाने को लेकर आएंगे। इससे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट फील होगा, क्योंकि लगातार पढ़ने से भी रिफ्रेशमेंट बहुत ज़रूरी है। हालांकि एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको गाना अच्छा लग रहा है ना, तो आप मुझे गाने की लाइंस भी बताएंगे कमेंट में, तो मैं अगली बार, क्योंकि गाना ढूंढना बड़ा वो लगता है कि कौन सा गाना रहना चाहिए। और अगर आपको नहीं चाहिए गाना, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं कि भाई हाँ गाना नहीं गाइए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अब हम अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट को करते हैं कवर। अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट में पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि चीन ने भारतीय सीमा के निकट किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने की मंजूरी दी है? तो चीन, चाइना की बात हो रही है, भारतीय सीमा के निकट विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना रहा है चाइना। ये कोई आसान बात नहीं है। तो ये कौन सी नदी है? वो है, आपकी नदी का नाम है यारलुंग जांगबो नदी। यारलुंग जांगबो नदी, ये चाइना की नदी है, और ये भारतीय सीमा के निकट अरुणाचल प्रदेश के हिस्से पे ये बनाया जा रहा है, और ये बहुत बड़ा जल विद्युत बांध है, विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध होने वाला है। तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं एक एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जैसा चीज है, क्योंकि चाइना अगर कुछ कर रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत दूर का सोचकर वो चीजें करता है। आगे बढ़ते हैं हम। यारलुंग जांगबो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये भारत में जो यारलुंग जांगबो नदी है, उसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाता है। इसी यारलुंग जांगबो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। यह जल विद्युत बांध कहाँ स्थित होगा? तो तिब्बत में स्थित होगा। ये तिब्बत में स्थित होगा। जल विद्युत बांध कहाँ स्थित होगा? तो आंसर होगा तिब्बत। तिब्बत में ये जल विद्युत बांध कहाँ स्थित होगा? तिब्बत में स्थित होगा। जल विद्युत बांध कहाँ स्थित है? तिब्बत में। बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो बाल्ड ईगल को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। टोंगा का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? टोंगा का नया प्रधानमंत्री एसाके वालू इके। एसाके वालू इके टोंगा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। टोंगा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एसाके वालू इके। टोंगा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एसाके वालू इके। एसाके वालू इके टोंगा के नए प्रधानमंत्री हैं। टोंगा के नए प्रधानमंत्री कौन है? इसाके वालू इके। इसाके वालू इके टोंगा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मोल्दोवा के राष्ट्रपति कौन है? तो मैया सैंडू इनका ये दूसरा कार्यकाल है। कहाँ के? मालदोवा के राष्ट्रपति हैं। मालदोवा के राष्ट्रपति कौन है? मैया सैंडू। मालदोवा, मैया माल दो मालपुआ दो, तो मैया ने सैंडविच दे दिया, तो मैया मालदोवा मैया सैंडू, ठीक है। कुछ ऐसे कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। द एट ग्रेट पावर्स ऑफ 2025, द एट ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो द ग्रेट एट पावर में हमें पांचवा स्थान मिला है। विश्व के पावरफुल कंट्रीज में हम किस स्थान पर हैं? पांचवें स्थान पर हैं। विश्व की आठ महान शक्तियों की सूची में कौन सबसे पहले स्थान पर है? तो हमेशा अमेरिका ही है। अमेरिका सबसे पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? चाइना है। और तीसरे स्थान पर बट ऑब्वियस सा रूस है। आठ महान शक्तियों की सूची में एशिया के कितने देश हैं? एशिया के चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया।
चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया 8 महान शक्तियों में। एशिया के 4 हैं, चीन, चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया। फोर्ब्स की सूची 2024 वर्ष 2024 का सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय शामिल महिलाएं शामिल हैं? तो 3 भारतीय शामिल महिलाएं शामिल हुई हैं। ठीक है। तो सबसे विश्व की जो 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया है। पहली चीज, निर्मला सीतारमण उसमें है। सीतारमण को 28वां यानी 28th जो रैंक मिली है पावरफुल महिलाओं की सूची में, वो निर्मला सीतारमण को मिली है। रोशनी नादर मल्होत्रा, इनको 81वें नंबर पे दिया गया है पावरफुल महिलाओं में। और किरण किरण मजूमदार शॉ, इनको 82वां। तो आपको ये 3 महिलाओं के नाम याद रखने हैं, निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, किरण मजूमदार शॉ। निर्मला सीतारमण आपको याद रहेगा, रोशनी नादर मल्होत्रा एंड किरण मजूमदार शॉ, इनको आपको याद रखना है, किरण मजूमदार शॉ और रोशनी नादर मल्होत्रा। सीतारमण ऐसी निर्मला सीतारमण की जो पावरफुल वुमेन में रैंक है 28th रैंक है निर्मला सीतारमण का विश्व के पावरफुल महिलाओं की सूची में 28वें नंबर पे है। 81वें नंबर पे है हमारी रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार शॉ 82वें नंबर पर आती हैं। फिर आ रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जेवियर मिलेई। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को किस देश ने नागरिकता प्रदान की है? जेवियर मिलेई को किस देश ने नागरिकता प्रदान की है? तो आंसर होगा इटली। जेवियर मिलेई को किस देश ने नागरिकता प्रदान की है? तो आंसर है इटली, इटली, इटली। जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। किस देश ने नागरिकता प्रदान की है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को? इटली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को किस देश ने नागरिकता प्रदान की है? आंसर है इटली। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में फ्रांसवा बायरू। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है फ्रांसवा बायरू। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रांसवा बायरू। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री में फ्रांस ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, फ्रांसवा। ठीक है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री की बात हो रही है। तो फ्रांस में फ्रांसवा। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो भाई मरुस्थलीकरण हर जगह क्या होता जा रहा है, रेगिस्तान मरुस्थल बनता जा रहा है, पेड़ पौधे सूखे जा रहे हैं। तो इससे निपटने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र का एक यूएनसीसीडी के पक्षकारों का सम्मेलन हुआ, जिसको अधिसमय संयुक्त राष्ट्र अधिसमय यूएनसीसीडी के पक्षकार जो कहते हैं, इनका ये 16वां सत्र था जिसको COP16 बोला जाता है। ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16, कॉन्फ्रेंस ऑफ यूएनसीसीडी का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 जो कि मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए था, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो रियाद में किया गया है। सऊदी अरब के रियाद में। सऊदी अरब के कहाँ पर? रियाद में। सऊदी अरब के रियाद में। COP16 का आयोजन कहाँ हुआ है यूएनसीसीडी का? सऊदी अरब के रियाद में। सऊदी अरब के रियाद में COP16 कहाँ पे हुआ है? सऊदी अरब के रियाद में। सऊदी अरब रियाद। यूएनसीसीडी COP16 का मुख्य विषय क्या है? यूएनसीसीडी COP16 का मुख्य विषय है हमारी भूमि हमारा भविष्य, अवर लैंड अवर फ्यूचर। हमारी भूमि हमारा विषय, हमारा भूमि हमारा भविष्य, हमारा भूमि हमारी भविष्य, हमारी भूमि हमारा भविष्य, हमारी भूमि हमारा भविष्य। अवर लैंड अवर फ्यूचर, अवर लैंड अवर फ्यूचर, ये यूएनसीसीडी COP16 का विषय है। कहाँ पे आयोजित हुआ? रियाद, सऊदी अरब में। यूएनसीसीडी COP16 किस महत्वपूर्ण अवसर पर आयोजित हुआ है? तो इसकी 30वीं वर्षगांठ थी इस बार। यूएनसीसीडी की कौन सी वर्षगांठ? तीसरी तीसरी वर्षगांठ थी। यूएनसीसीडी की कौन सी वर्षगांठ थी? तो तीसरी वर्षगांठ थी। यूएनसीसीडी COP16 का कौन सा वर्षगांठ? 30वां वर्षगांठ था। इसी अवसर पर इसमें स्थापना की गई है। यूएनसीसीडी COP16 में कितने पक्षकारों की भागीदारी है? तो यूएनसीसीडी COP16 में 197 पक्षकारों की भागीदारी है। वो यूएनसीसीडी COP16 में कितने पक्षकारों की भागीदारी है? तो 197 पक्षकारों की भागीदारी है। यूएनसीसीडी COP16 में कितने पक्षकारों की भागीदारी है? तो 197 पक्षकारों की भागीदारी है, जिसमें 196 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में शामिल किया है? तो आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? तो आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। टाइम मैगजीन 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? टाइम मैगजीन ने 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की है? नेपाल के सेना प्रमुख हैं, उनको मानद उपाधि हम दे रहे हैं। कौन, किस किस पद की? जनरल की मानद उपाधि दे रहे हैं। तो उनका नाम है अशोक राज सिगडेल। ये नेपाल के सेना प्रमुख हैं। इनको हमने जनरल की मानद उपाधि दी है, भारत ने दी है। किसने दी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको क्या, जनरल अशोक राज सिगडेल को जनरल की मानद उपाधि प्रदान की है। किस देश में विद्रोहियों ने उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया है? तो सीरिया। सीरिया आपने सुना होगा, ये अभी हाल का न्यूज़ है। विद्रोहियों ने उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया, सीरिया पर, सीरिया की राजधानी पर सीरिया के विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद। बशर अल असद का शासन कितने वर्षों तक चले गृह युद्ध के बाद समाप्त हो गया? तो 13 वर्ष के लंबे समय के चलते गृह युद्ध के बाद इनका शासनकाल भी समाप्त हो चुका है। ये बशर अल असद जो हैं सीरिया के राष्ट्रपति थे, इनका शासनकाल अब समाप्त हो गया है। कौन है? बशर अल असद, सीरिया के राष्ट्रपति थे, इनका शासनकाल अब समाप्त हो गया है। बशर अल असद का शासन कितने वर्षों तक चले गृह युद्ध के बाद समाप्त हुआ है? तो आंसर है 13 वर्ष के बाद। यूके ने किस समझौते में शामिल होने की घोषणा की है? तो यूके शामिल हो रहा है अमेरिका बहरीन व्यापक सुरक्षा एकीकरण और समृद्धि समझौता, जिसको सी सिपा बोलते हैं। सी सिपा, सी कैपिटल सी और SIPA, सिपा। अमेरिका बहरीन व्यापक सुरक्षा एकीकरण समृद्धि समझौता, व्यापक सुरक्षाकरण एकीकरण समझौता, व्यापक सुरक्षा एकीकरण समृद्धि समझौता, व्यापक सुरक्षा एकीकरण समृद्धि समझौता अमेरिका बहरीन का है। उसमें कौन अब कूद रहा है? यूके कूद रहा है, यूके कूद रहा है उसमें, ठीक है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुई है? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आ सकता है। पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं। जब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बना था पहली महिला राष्ट्रपति, तब वो इंपॉर्टेंट हुआ करता है, या कहीं और का। तो हमारे बताइए कि नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति क्यों नहीं पूछेगा? तो पूछेगा क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। तो वो है नेटिम्बो नंदी नैदेतवा। नेटिम्बो नंदी नैदेतवा, नेटिम्बो नंदी, नंदी से आप कनेक्ट कर लेना, नंदी कोई है, उनको जो है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। हमारी पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। फिंगल चक्रवात के कारण कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो भारत और श्रीलंका। फिंगल साइक्लोन आया था, तो दो देश प्रभावित हुए थे। कौन कौन से? भारत और श्रीलंका। फिंगल चक्रवात के कारण कौन से देश प्रभावित हुए? भारत और श्रीलंका। फिंगल चक्रवात का नाम किस देश ने प्रस्तावित किया है? तो आंसर है सऊदी अरब। फिंगल चक्रवात का नाम किस देश ने प्रस्तावित किया है? तो आंसर है सऊदी अरब। फिंगल चक्रवात का नाम किस देश ने प्रस्तावित किया है? तो आंसर है सऊदी अरब। फिंगल चक्रवात का नाम किस देश ने प्रस्तावित किया है? तो आंसर है सऊदी अरब। फिंगल चक्रवात का नाम किस देश ने प्रस्तावित किया है? तो आंसर है सऊदी अरब। प्रथम टाइम्स हायर एजुकेशनल इंटर डिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग्स 2025 में भारतीय संस्थानों में किस संस्थान ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर है KIIT यूनिवर्सिटी। KIIT किट जिसको बोलते हैं, KIIT यूनिवर्सिटी को इसमें चौथा स्थान मिला है। ये टाइम्स हायर एजुकेशन इंटर डिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग हुई थी। ये साइंस रैंकिंग हुई है, टाइम्स हायर एजुकेशन की तरफ से साइंस रैंकिंग की गई। साइंस रैंकिंग की कौन सी कैटेगरी? तो आपको याद रखना है इंटर डिसिप्लिनरी कैटेगरी में भारतीय संस्थानों में चौथा स्थान किसको मिला है? भारतीय संस्थानों में किस संस्थान ने चौथा स्थान हासिल किया है टाइम हायर एजुकेशन की उसमें? तो वो है KIIT यूनिवर्सिटी। KIIT यूनिवर्सिटी को विश्व में रैंकिंग क्या है? तो 92वीं रैंक है। किट की जो रैंक है, KIIT की जो रैंकिंग है, वो 92वीं, यानी 92nd रैंक, 92वीं रैंक। इस रैंकिंग में भारत के संदर्भ में शीर्ष 3 स्थान पर कौन से संस्था है? तो एक है अन्ना यूनिवर्सिटी रैंक 42, विट यूनिवर्सिटी VIT रैंक 65, और SRM यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रैंक 84। देखो शीर्ष 3 स्थान पर इस रैंकिंग भारत के संदर्भ में शीर्ष 3 स्थान पर कौन से हैं? शीर्ष 3 स्थान पर, तो भारत के संबंध में शीर्ष स्थान पर अन्ना यूनिवर्सिटी, इनको 42 रैंक मिला है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है विट यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी है तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर KIIT यूनिवर्सिटी, ठीक है। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स NCI 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स
ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स एनसीआई 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 180 देशों में 176वीं रैंक। 180 देशों में 176वीं रैंक, 180 देशों में 176वीं रैंक। भारत को कौन सी रैंक मिली है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में? तो 180 देशों में 176वीं रैंक। दैट इज वेरी 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 वर्स्ट रैंक दैट वी हैव गॉट। एंड ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन साइंस में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 180 देशों में 176वीं, 176। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमेरिका में सम्मानित किया जा रहा है, विश्व शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। अमेरिका में दिया जा रहा है, विश्व शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। क्या नाम है? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार किसको दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किन संगठनों के सहयोग से यह पुरस्कार दिया गया है? तो वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और AIAM एसोसिएशन फॉर इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज, इसके सहयोग से इस पुरस्कार को दिया गया है। कौन कौन से है? एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और AIAM एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज। किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 की रिपोर्ट जारी की है? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 की रिपोर्ट यूनिसेफ ने जारी की है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 की रिपोर्ट किसने जारी की है? यूनिसेफ। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 की रिपोर्ट किसने जारी की है? यूनिसेफ ने। किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 की रिपोर्ट जारी की है? आंसर है यूनिसेफ। वर्ष 2050 तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी? विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या 2050 तक जो है वो 2.3 हो जाएगी। विश्व में, पूरे दुनिया में केवल 2.3 बिलियन लोग ही बच्चे जो है 18 वर्ष से कम आयु के होंगे। वर्ष 2050 तक विश्व में बच्चों की 1/3 से अधिक जनसंख्या किन 4 देशों में निवास करेगी? तो भारत, चाइना, नाइजीरिया, पाकिस्तान। तो 2050 तक विश्व में बच्चों की 1/3 से अधिक जनसंख्या, 2.3 बिलियन रह जाएंगे पहली बात तो 2050 तक बच्चों की संख्या, और वो 18 साल से कम बच्चे हैं, और उसमें से भी 1/3 जो है वो केवल 4 देश में शामिल हो जाएंगे, भारत, चाइना, नाइजीरिया, पाकिस्तान। वर्ष 2050 तक बच्चों की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 2050 तक भारत में वो 350 मिलियन जनसंख्या बच्चों की केवल रहेगी भारत में। 350 मिलियन, 350 मिलियन, 350, भारत में 350 मिलियन, 350 मिलियन। फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? बारबाडोस की बात हो रही है, तो बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। 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 बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑनरेरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ऑनरेरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ऑनरेरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। गुयाना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गुयाना ने किया है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना के राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? गुयाना ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस दे रहे हैं, बारबाडोस ऑर्डर ऑफ ऑनरेरी फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दे रहे हैं। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस बारबाडोस दे रहा है, गुयाना ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस दे रहा है, गुयाना ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस दे रहा है। मेट्स योजना किस देश की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। मेट्स योजना किस देश की है? मेट्स योजना ऑस्ट्रेलिया की है। मेट्स योजना ऑस्ट्रेलिया की है, और इस योजना, ये ऑस्ट्रेलिया की ये जो नई योजना है, किस देश के प्रतिभाशाली युवाओं को कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने का अवसर प्रदान करती है? तो भारत। भारत के जो युवा हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में काम करने का अवसर प्रदान करेगी। किस योजना के तहत? तो आंसर है उसका मेट्स, METES। ये योजना ऑस्ट्रेलिया की योजना है। यह योजना विशेष रूप से किस क्षेत्र के लिए है? तो कौन से क्षेत्र के लिए ये योजना है? तो आंसर है नवीकरणीय ऊर्जा, खनन अभियांत्रिकी, सूचना प्रसार प्रौद्योगिकी, AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको बोलते हैं, वित्त प्रौद्योगिकी एवं कृषि प्रौद्योगिकी। इस क्षेत्र में अगर कोई युवा काम करना चाहता है तो ऑस्ट्रेलिया सरकार मेट्स के माध्यम से उसको अपने यहाँ पे काम करने के लिए बुला सकती है। मेट्स योजना का पूर्ण मॉडल क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम। मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम।
ये मीट्स क्या है? मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर अर्ली टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल, यानी मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, ये आपको याद रखना है। मेट्स किसकी योजना है? ये ऑस्ट्रेलिया की है। फिलीपींस में किस तूफान ने हाल ही में खतरे की स्थिति उत्पन्न की है? फिलीपींस में एक तूफान आया नवंबर 2024 में, उसका नाम है मैन यी, MANYI यी जिसको बोलते हैं। मैन यी योजना जो है, सॉरी, तूफान उसने कहाँ पर दस्तखत दी है? फिलीपींस में दी है। फिलीपींस में कौन सी फिलीपींस में फील किया मैन लोगों ने? क्या? यी, मैन यी फिलीपींस, ये तूफान है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? WIPO ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? वर्ल्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स, WIPI। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो कि वीपो कहलाता है, वीपो ने 2024 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, उसका नाम क्या है? पहले रिपोर्ट का नाम बताइए। रिपोर्ट का नाम है VP, WIPI यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर VP। ठीक है। वीपो ने 2024 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसका नाम क्या है? VP, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स। 2023 में पेटेंट आवेदन करने में सबसे तेज वृद्धि दर करने वाला देश कौन सा है? 2023 में सबसे ज्यादा जहां पे पेटेंट हुए हैं 2023 में, वो देश कौन सा है? वो है भारत, 12.7%। सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश कौन सा है? भारत, 15.7%, जिसने दर्ज किया है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने उच्च रैंकिंग हासिल की है? तो लंदन। पावर सिटी इंडेक्स में लंदन ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। पावर सिटी इंडेक्स में लंदन ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। लंदन इसका आंसर होगा। पावर सिटी इंडेक्स में विश्व में किसने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है? तो आंसर है लंदन। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन है? तो मुंबई। मुंबई इसमें शामिल एकमात्र भारतीय शहर है जिसको 48वां स्थान मिला है। पहला स्थान लंदन को मिला है, किसमें? ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में नंबर 1 लंदन, और 48वें नंबर पे कौन है? मुंबई। 48, बजाओ ताली 48, तो 48 नंबर पे मुंबई। तो इस तरह से हमने अंतरराष्ट्रीय भी खत्म कर लिया। अब हमारा अगला सेगमेंट है आर्थिकी का। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो आर्थिकी के इस सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको गाना पसंद आया होगा। आप थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के बाद अब आर्थिकी की बारी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नागपुर मानसर बाईपास, NH44, नागपुर मानसर बाईपास NH44 के पास में हुआ है। ये क्या है? ये बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग है। बायो बिटुमेन बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग होता है? तो लिग्निन फसल का उपयोग होता है। लिग्निन फसल याद रखना है, लिग्निन फसल का उपयोग होता है। बायोबिटमिन कहाँ पर? नागपुर मानसर बाईपास NH44 में यूज हुआ है। किस फसल का यूज होता है? लिग्निन फसल का यूज होता है। भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड, SLB, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड किसने जारी किया है? तो NDR INVIT। ठीक है, NDR INVIT ने सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड SLB किसने जारी किया है? सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड NDR इन्वेस्टमेंट ने जारी किया है। ठीक है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? एलन मस्क। तो $500 बिलियन की संपत्ति आज तक किसी के पास नहीं थी, और इस टच करना, इस प्रोजेक्ट को टच करना वाला जो पहला व्यक्ति है वो है एलन मस्क। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूके के किस वैश्विक व्यापार ब्लॉक का 12वां सदस्य बना है? यूके
किस वैश्विक व्यापार ब्लॉक का 12वां सदस्य बना है? तो वो व्यापार कौन सा है? वो सीपीटीपीपी है। अभी सीपीटीपीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है, के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता। अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। टीपीपी का मतलब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप और सीपी का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इसमें कौन शामिल हुआ है? 12वां सदस्य कौन बना है? तो यूके इसका 12वां सदस्य बना है, ठीक है। सीपीटीपीपी का 12वां सदस्य कौन बना है? यूके। विश्व हिंदू आर्थिक मंच इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो आंसर है मुंबई में संपन्न हुआ है। विश्व हिंदू आर्थिक मंच कहाँ संपन्न हुआ है? तो मुंबई में संपन्न हुआ। 13-15 दिसंबर 2024 की बात है ये। और इसका विषय क्या था? भविष्य में सोचें, भविष्य के लिए। थिंक इन फ्यूचर एंड फॉर द फ्यूचर। थिंक इन फ्यूचर एंड फॉर द फ्यूचर। थिंक इन फ्यूचर एंड फॉर द फ्यूचर। ये किसका है? विश्व हिंदू आर्थिक मंच, जो कि मुंबई में हुआ था। भारत अपनी तरह का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट बनाया है। भारत ने अपनी तरह का पहला है। तो ये अपने आप में स्टार मार्क आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो गया। भारत ने अपनी तरह का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का एक बनाया है, जिसका नाम उसने क्या दिया है? किसान कवच। कीटनाशक रोधी बॉडी सूट बनाया है, उसका नाम क्या है? किसान कवच। किसने विकसित किया है? तो इसने ब्रिक इन स्टेम, ये कंपनी है ब्रिक इन स्टेम बेंगलुरु की, उसने शुरू किया है। दो लोग, ब्रिक इन स्टेम एंड सोपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया है। फिर ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? तो ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार है वॉल्टन परिवार, ये यूएसए का है। विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? वॉल्टन परिवार, यूएसए। वर्ष 2024 में वॉल्टन परिवार की कुल संपत्ति कितनी है? तो 432.4 बिलियन डॉलर। वर्ष 2024 में वॉल्टन परिवार की कुल संपत्ति कितनी है? 432.4 बिलियन डॉलर। वर्ष 2024 में वॉल्टन परिवार की कुल संपत्ति कितनी है? 432.4 बिलियन डॉलर। रोमानिया और बुल्गारिया किस क्षेत्र में शामिल हो गए हैं? तो शेंगेन क्षेत्र में। रोमानिया और बुल्गारिया किस क्षेत्र में शामिल हो गए हैं? तो आंसर है शेंगेन क्षेत्र में। रोमानिया और बुल्गारिया किस क्षेत्र में शामिल हो गए हैं? तो आंसर है शेंगेन क्षेत्र में। शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाले देशों की संख्या अब कितनी हो गई है? शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाले देशों की संख्या कितनी हो गई है? 29 देश। शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाले देशों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो आंसर है 29 देश हो गए हैं। शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाले देशों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो आंसर है 29 देश। शेंगेन क्षेत्र है क्या? कॉमन वीजा वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको शेंगेन क्षेत्र बोलते हैं। शेंगेन क्षेत्र क्या है? जिसमें कॉमन वीजा सबका रहता है, उसको बोलते हैं शेंगेन क्षेत्र। रोमानिया और बुल्गारिया इस शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने हो गए हैं, और इनके शामिल होने से अभी जो शेंगेन क्षेत्रों की संख्या है वो 29 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दोहरा कराधान बचाओ समझौता डीटीएए के अंतर्गत भारत के लिए सर्वाधिक पसंदीदा ट्रस्ट एमएफएन के प्रबंध को हटा दिया है? सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र जो भारत के लिए था वो हटा दिया है दोहरा कराधान बचाओ समझौते के अंतर्गत। तो वो स्विट्जरलैंड ने हटा दिया है, ठीक है। भारत के लिए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र जो एमएफएन था वो स्विट्जरलैंड उस लिस्ट में था, उसको हटा दिया गया है। तो स्विट्जरलैंड ने हटा दिया है, ठीक है, भारत के लिए। ठीक है, तो भारत के लिए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र एमएफएन का प्रबंध को हटा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। किस तिथि से भारत इस समझौते के तहत सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र नहीं है? तो सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र नहीं है 1 जनवरी 2025 से। देखिए ये है क्या, बेसिकली मैं आपको एक बार बता देता हूँ। स्विट्जरलैंड जो है वो एक समझौता करता था, दोहरा कराधान बचाओ समझौता। दोहरा कराधान बचाओ समझौता, उसमें भारत को जो है उसने पसंदीदा राष्ट्र के रूप में रखा हुआ था कि भाई यहाँ पर जो टैक्सेशन में प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या किया है कि उसने भारत के नाम को हटा दिया है उस लिस्ट से, भारत के नाम को लिस्ट से हटा दिया है। वो कौन सा देश कर रहा है? क्योंकि वो उसके अंडर में आता था ये समझौता, वो स्विट्जरलैंड था। स्विट्जरलैंड ने भारत का नाम हटा दिया है। और किस स्थिति से भारत इस समझौते के तहत सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र नहीं है? तो वो आंसर है 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025। अगला है, किस अदरक की किस्म को भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान आईआईएसआर द्वारा जारी किया गया? तो एक अदरक की किस्म है, एक अदरक की किस्म है, उसमें भारतीय मसाला अनुसंधान द्वारा जारी किया गया। तो अदरक की किस्म है आईआईएसआर सुरसा। सुरसा अदरक की किस्म का क्या नाम है? सुरसा किस्म, यानी उसको एक जारी किया गया है मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा।
यानी अब आप सब्जी मंडी जाइएगा तो वहाँ भैया कहिएगा कि मुझे सुरसा अदरक दीजिए, तो सब्जी वाला हैरान हो जाएगा, कहेगा भाई आगे जाओ मेरे दुकान में नहीं है। तो एक नए अदरक की किस्म को खूब बनाया गया है, उसका नाम है IISR सुरसा। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश और मेंटरशिप के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? तो आंसर फ्लिपकार्ट के साथ। भारतीय स्टार्टअप में निवेश और मेंटरशिप के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? तो आंसर है फ्लिपकार्ट। ठीक है, कौन किसके फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी कौन कर रहा है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, ठीक है, DPIIT द्वारा। ठीक है, ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आंसर है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। ऊर्जावीर योजना क्या है? ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। तो ऊर्जा वीर वीर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, आपको पता होगा, कुछ ऐसा कनेक्ट कर लेना। ऊर्जा वीर वीर योजना यू योजना विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वो है उत्तर प्रदेश। यानी अभी सरकारी अगर कोई भी चीजें खरीदी जाएंगी तो वो जेम पोर्टल से खरीदी जाएंगी। कंप्लीट हर एक चीज जेम पोर्टल से खरीदा जाएगा। कोई भी सरकारी विभाग हो, अपने चेयर खरीद रहा है, अपनी टेबल खरीद रहा है, कंप्यूटर खरीद रहा है, अपने कुछ भी ऑफिस में यूज होने वाले जो सामान खरीद रहे हैं उसको जेम पोर्टल से खरीद रहा है, तो पूरी तरीके से 100% कनेक्टिविटी जेम पोर्टल के साथ करने वाला राज्य कौन सा है? वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जेम पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा मॉडल पेश किया है? तो डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए MuleHunter.ai, एक RBI ने एक AI विकसित किया, MuleHunter.ai। वो डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक मॉडल पेश कर रहा है RBI, जिसका नाम क्या है? MuleHunter.ai। ठीक है, याद रखना है आपको। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया? पशुपालन और डेयरी विभाग ने जारी किया है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया? तो आंसर है पशुपालन और डेयरी विभाग ने जारी किया है। यह किस दिन जारी किया गया है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के दिन जारी किया गया है, जो कि 26 नवंबर को होता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो 26 नवंबर 2024 को बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को जारी किया गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने जारी किया है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर दुग्ध दिवस 26 नवंबर को होता है। भारत में वर्ष 2023-24 के लिए कुल दुग्ध उत्पादन का अनुमान कितना है? 23-24 के लिए जो दूध उत्पादन का अनुमान है वो 239.30 मिलियन टन, यानी 239.30 मिलियन टन दूध उत्पादन हुआ है। भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। लगभग 16.5%, आप ऐसे याद रखिए, 16.5% के आसपास, यानी 16.21 परसेंटेज जो है वो दूध उत्पादन कहाँ होता है? तो वो उत्तर प्रदेश ही करता है। और टोटल दूध उत्पादन कितना हुआ है? पूरा टोटल दूध उत्पादन की अगर हम बात करें तो वो हुआ है 239.30 मिलियन टन। दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश तो आपको पता चल गया, और कौन से हैं? तो दूसरे नंबर पे राजस्थान में दूध बहुत ज्यादा होता है, 14.51 यानी 14.5%। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे बहुत कम है, लगभग 9% मान लीजिए, 8.91। हमें याद रखना है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। चूंकि आप यूपी पीसीएस आ रहे हो और यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है उत्तर प्रदेश का स्पेसिफिक डेटा भी, यानी 16.21 भी अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। दुग्ध उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है? तो पिछले 10 वर्षों में यानी 14-15 से 23-24 के बीच में 5.62 5.5% के आसपास की वृद्धि हमने कर ली है। दुग्ध उत्पादन में उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर AGR किस राज्य ने दर्ज की है? उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर AGR किस राज्य ने दर्ज की है? तो वो है उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करने वाला लगभग 9.76 पश्चिम बंगाल ने। मतलब पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा दूध तो नहीं होता, लेकिन अगर ग्रोथ की बात करें कि एक साल में सबसे ज्यादा किसी ने ग्रोथ किया है दुग्ध उत्पादन में, तो वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, वर्ष 2023-24 में दूध उत्पादन में और वर्ष 22-23 के मुकाबले कितनी वृद्धि हुई? तो 22-23 में जितना हुआ था उससे 3.78% की वृद्धि हुई है। मतलब ग्राफ हमारा ट्रेंडिंग ऐसे जा रहा है, ग्राफ हमारा क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। 2023 के लिए अनुमानित अंडे का उत्पादन, अब दूध के बाद हम बात करते हैं अंडे का उत्पादन कितना है? तो अंडे का उत्पादन कितना है? 442.77 बिलियन अंडा, यानी 2023-24 में इतना बिलियन अंडा उत्पादन हुआ।
और सबसे बड़ा अंडा उत्पादक कौन है? दूध में हम उत्तर प्रदेश हैं, लेकिन अंडा में उत्पादक में आंध्र प्रदेश है। लगभग 17%, 16.85%। दूध में उत्तर प्रदेश था और कितना परसेंटेज था? 16.21%। और आंध्र प्रदेश अंडे में है 17.85%। पिछले 10 वर्षों में अंडा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 6.8% की वृद्धि हुई है पिछले 10 वर्षों में। और अगर दूध उत्पादन की बात करें तो 5.62% की वृद्धि हुई थी। ठीक है। अंडे के उत्पादन में उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर यानी एजीआर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो लद्दाख जो है वो अंडे में वार्षिक रूप से इंक्रीज सबसे हाईएस्ट होने वाला वो लद्दाख है। फिर अगला क्वेश्चन है, 2024 में हुरून इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दानदाता कौन है? तो शिव नाडर जो है पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है, तीसरे स्थान पर बजाज परिवार है। तो शिव नाडर पहले स्थान पर हुरून इंडिया के अनुसार सबसे बड़ा देता दानी वाला काम करने वाले में। चलो एक बार मुकेश अंबानी का नाम आ गया है, बहुत बड़ी बात है। तो पहले नंबर पर शिव नाडर, दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी, तीसरे नंबर पर बजाज परिवार। तो आर्थिकी के सेगमेंट को हमने पूरा कर लिया है। विज्ञान का सेगमेंट, आर्थिकी का सेगमेंट छोटा था, तो इसलिए विज्ञान के सेगमेंट को भी हम साथ ही साथ खत्म कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि विज्ञान के सेगमेंट में कुछ मैं बोलूं तो बताइए मैं क्या बोल सकता हूँ विज्ञान के सेगमेंट में। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को आप सभी जानते हैं। वो एक शब्द बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ पर छोड़ देना ज्यादा अच्छा है। ये लाइन उन्होंने बेसिकली क्यों बोली थी? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे डिप्रेशंस में, रिलेशनशिप में हैं, तो उनका रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट हो रहा है। कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, करियर वाइज प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी स्थिति में रिलेशनशिप को छोड़ देना बेहतर है, लेकिन उसको एक अच्छे मोड़ पे छोड़ देना जरूरी है। अगर आप एक अच्छे मोड़ पर रिलेशनशिप को अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो आपको डिप्रेशन तो नहीं होगा ना। एटलीस्ट आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने खूबसूरती के साथ आपने ब्रेकअप कर लिया, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक छोटा सा कोट, मुझे गाने याद नहीं आ रहे थे तो मैंने सोचा कि एक नया सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है तो मुझे ये भी ऐड कर देना चाहिए। हालांकि अगर आपको पसंद आएगा तभी आप बोलिएगा कि आप ये मैं कंटिन्यू करूं कि ना करूं। तो शुरुआत करते हैं हम अगले सेगमेंट में। अगला सेगमेंट है विज्ञान का। विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। किस देश ने यूएवी 122 सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यूएवी 2022, सॉरी 2022 क्यों बोल रहा हूँ, 122, यूएवी 122 सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाला देश कौन सा है? वो है तुर्की। तुर्की पहले नाम था, उसने अपना नाम तुर्की कर लिया है, तो तुर्की आपको याद रखना है। दो लाल पांडा रोटरडम जू नीदरलैंड से भारत में कहाँ लाए गए हैं? तो लाल पांडा लाए गए हैं नीदरलैंड से भारत में कहाँ लाए गए हैं? तो आंसर है दार्जिलिंग का एक पार्क है, उसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, पीएनजेपी जेडपी। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में दो जो है क्या लाए गए हैं? लाल पांडा, रेड पांडा ले आए गए हैं। और वो कहाँ से लाए गए हैं? नीदरलैंड का एक रोटरडम जू है, वहां से लाया गया है। तो ये आपको याद रखना, नीदरलैंड के एक रोटरडम जू से दो लाल पांडा भारत में लाए गए हैं। और भारत में किस किस जगह लाए गए हैं? ठंडा ही जगह होगा, दार्जिलिंग का पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में लाया गया है। किन दो सबमरीन केबल प्राणियों को लॉन्च किया जाएगा? किन दो सबमरीन केबल प्रणालियों को लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर है इंडिया एशिया एक्सप्रेस और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। IAX और EIEX, इंडिया एशिया एक्सप्रेस, इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। ठीक है, सबमरीन केबल प्रणालियों को लॉन्च किया जाएगा तो इंडिया एशिया एक्सप्रेस एंड इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। इंडिया एशिया एक्सप्रेस चेन्नई और मुंबई को इंटरनेट द्वारा किन जगहों पर जोड़ता है? तो चेन्नई और मुंबई को दो जगहों पर, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। किन जगहों से जोड़ता है चेन्नई और मुंबई को इंटरनेट द्वारा? तो IAX के तहत वो सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया। यहाँ पर इस समय बहुत ज़्यादा तबाही आ गई, अर्थक्वेक 7.7 का अर्थक्वेक आ गया। कितना भयावह स्थिति आपको देखने को मिली है, अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा। बड़ी बड़ी इमारतें सेकंड्स में ढह गई, 1700 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। अभी अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि एक लेडी थी जो 36 घंटे तक उसी मलबे में दबी हुई थी और उसके पेट में बच्चा भी था। तो भयावह स्थिति है। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें मनुष्य ने अपने लिए, कई कई सारी चीजें जो है प्रकृति ने डिस्ट्रॉय के लिए नहीं बनाई, मनुष्य ने अपने लिए ही बनाई है। जो हम बना रहे हैं, परमाणु यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, बिल्डिंगें बनाना शुरू किया। जिसके छोटे मकान थे, क्या उसको कोई प्रॉब्लम हुआ अर्थक्वेक से? नहीं प्रॉब्लम हुआ। लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढह गई तो उसको प्रॉब्लम हुआ। उसी तरह से ही परमाणु हम आज बना रहे हैं, कल को AI
ऐसा एआई जिस तरह से डेवलप हो रहा है, अभी आपने घिबली एआई का नाम सुना होगा। घिबली एआई जो चल रहा है, उसमें आप लोग अपनी अपनी इमेजेस डाल दे रहे हैं, मतलब आप अपनी इमेज डालेंगे, उसका एक कार्टून इमेज बन के तैयार होगा। बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, लेकिन आप इस बात से आप एकदम अनजान हैं कि वो आपका इमेज जो जा रहा है उसमें, उस इमेज का दुरुपयोग भी तो हो सकता है ना। वो आपका इमेज गया, एआई एक मॉडल है, वो अपने आप से उस चीज़ों को एसोसिएट कर रहा है, तो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है वो चीज़। तो इतना ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी की खूबसूरती अच्छी है, लेकिन बहुत सतर्कता से इसको यूज़ भी करना चाहिए। कल को एआई जो है हमारे परमाणु बम वगैरह जितने भी हमारे सारे कंट्रीज में रखे हुए हैं, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए, मनुष्य अपने ही आविष्कार से ही मारा जाए। तो मतलब एक, इसको नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, एक विचार तो आ ही सकता है कि इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं। जमाना एआई का है, एआई का एआई से युद्ध हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इंडिया यूरोप एक्सप्रेस केबल सिस्टम चेन्नई और मुंबई को किन देशों से जोड़ता है? तो जो इंडिया यूरोप वाला है वो फ्रांस, यूनान, सऊदी अरब, मिस्र और जिबूती, इन पांच को जोड़ रहा है। फ्रांस, यूनान, सऊदी अरब, मिस्र और जिबूती। किस मिशन ने सूर्य के सबसे अधिक उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया है? सूर्य के सबसे करीब करीब गया है, तो वो है पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब मिशन जो है, उसने सूर्य के सबसे करीब जाकर एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। पार्कर सोलर प्रोब, पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की सतह से कितना निकट पहुंचा है? तो 3.8 मिलियन जो मील की दूरी, माइल्स की दूरी तक वो पहुंच गया है। कितनी गति से सौर वातावरण से गुजरा? तो वो गुजरा है 4,30,000 मील प्रति घंटा। इतना तेजी से वो वातावरण से गुजरा है पार्कर सोलर प्रोब। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर है 10 जनवरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग एंड रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर है 10 जनवरी। भारत जन द्वारा डाटा संग्रह के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो भारत डेटा सागर। कौन सी पहल? भारत डेटा सागर पहल। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई है? तो गंगा नदी डॉल्फिन, जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, उसकी टैगिंग असम में की गई है। कहाँ पर की गई है? असम में। टैगिंग कहाँ की गई है? असम में। इस पहल को किसने क्रियान्वित किया है? तो डब्ल्यू ने क्रियान्वित किया है, यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। डब्ल्यू वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने टैगिंग शुरू की है, डॉल्फिन की टैगिंग कर देंगे उनको पहचान के लिए, तो ये काम है। किन देशों के अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा मिलकर लेजर युक्त उपग्रहों का उपयोग कर अंतरिक्ष मलबे को हटाने का अध्ययन करने पर सहमति जताई गई है? तो आंसर है जापान और भारत। आंसर क्या है? जापान और भारत। टोक्यो स्थित ऑर्बिटल लेजर्स किस भारतीय रोबोटिक्स कंपनी के साथ इस अध्ययन में शामिल होगी? तो आंसर है इंस्पेसिटी। यानी टोक्यो स्थित ऑर्बिटल लेजर्स किस भारतीय रोबोटिक्स कंपनी के साथ इस अध्ययन में शामिल होगी? तो वो है इंस्पेसिटी। ठीक है, इंस्पेसिटी। अच्छा, जो मैं पोस्ट करता हूँ कल से, मैं क्या करूँगा, जो भी अगला मंथ का आएगा या फिर मेरे वीडियोस आएंगे, अगर आप उसमें लिखेंगे, कमेंट करेंगे मेरे कमेंट सेक्शन में कि मुझे ये गाना सुनना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, उस गाने की स्क्रीनशॉट के साथ, मतलब आपके कमेंट की स्क्रीनशॉट के साथ वो गाना गाऊंगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसको मुझे क्या रिकमेंड करते हैं। वर्ष 2024 में आर्कटिक की सतह का तापमान किस वर्ष के बाद सर्वाधिक रहा है? तो आर्कटिक की सतह का तापमान वर्ष 1900 में जो टेम्परेचर था, उससे ज्यादा रहा है। 1900 में एक बार और टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, लेकिन 2024 में भी सर्वाधिक रहा है। 1900 के बाद जो सर्वाधिक जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो 2024 में है। विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 72.54%। ई कचरा का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वाले, मोबाइल, बैटरी, लैपटॉप, ये सारी चीजें जो है वो कितना परसेंटेज वृद्धि करेगा? तो डेफिनेटली 72.5% का वृद्धि कर रहा है। तो 72.5%। इसको ट्रिक हम हमारे दिमाग में अभी भी पढ़ते पढ़ते आ रही है कि 72 का मतलब बेहतर। ई कचरा, अगर ई इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कर रहे हैं तो वो तो बेहतर के लिए है, लेकिन वो सारी बेहतर सड़ गई। 72.5, साढ़े बहत्तर, साढ़े बेहतर, मतलब बेहतर चीजें सड़ गई, मतलब कितनी ई वेस्ट है? तो 72.54, यानी 72.5%। ऐसा कुछ याद कर सकते हैं आप। वर्ष 1920 में भारत में कितना ई कचरा उत्पादन हुआ है? तो 1.01 मिलियन मीट्रिक टन। 1.01 मिलियन मीट्रिक टन
इतना ई कचरा उत्पन्न हुआ है। 2023-24 में यह बढ़कर कितना हो गया, तो ये बढ़कर हो गया 1.751 मिलियन मीट्रिक टन, 1.751 मिलियन मीट्रिक टन। वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है भारत? ई वेस्ट के उत्पादन में तीसरे पे। पहले नंबर पे चाइना है ई वेस्ट में, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, उसके बाद भारत है। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित होगा? तो आंसर है चेन्नई में। डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर है चेन्नई में। ये डायबिटीज बायो बैंक को किसने स्थापित किया है? तो आईसीएमआर, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, और मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन एमडीआरएफ ने मिलकर ये बायो बैंक को स्थापित किया है। कहाँ स्थापित किया है? तो आंसर है आपका चेन्नई में। ठीक है, कहाँ स्थापित किया है? तो आंसर होगा आपका चेन्नई। फिर हम अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसे स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य है कि मधुमेह पर उन्नत अनुसंधान को सुविधाजनक बनाना। जो रिसर्च होगा ना मधुमेह में, डायबिटीज में, उसको सुविधाजनक बना सके, इसका उद्देश्य यही है। भारतीय सेना एआई इंक्यूबेशन सेंटर IAAIC कहाँ लॉन्च किया है भारतीय सेना ने? तो आंसर है बेंगलुरु में लॉन्च किया है। भारतीय सेना ने एआई एआई इंक्यूबेशन सेंटर IAAIC कहाँ लॉन्च किया है? तो आंसर है बेंगलुरु ने। भारतीय सेना ने एआई इंक्यूबेशन सेंटर विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के साथ साझेदारी की है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के साथ साझेदारी की है एआई इंक्यूबेशन सेंटर विकसित करने के लिए। भारतीय सेना ने बेल के साथ, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एआई इंक्यूबेशन सेंटर विकसित करने के लिए साझेदारी की है। ठीक है, भारतीय सेना एआई इंक्यूबेशन सेंटर IAAIC कहाँ लॉन्च किया है? तो आंसर है बेंगलुरु में। भारतीय नौसेना में किस नवीनतम सर्वेक्षण पोत को शामिल किया गया है? तो सबसे आईएनएस निर्देशक, उसका नाम क्या है? आईएनएस निर्देशक, इंडियन नेवल जो सर्विसेज है, जो हमारी आईएनएस है, आईएनएस निर्देशक नाम से भारतीय नौसेना ने एक नवीनतम सर्वेक्षण पोत, सर्वेक्षण का पोत का मतलब जो मतलब समुद्र में जो पहरेदारी करने के लिए जो यूज किया जाता है, तो उसको सर्वेक्षण पोत बोलते हैं। उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। तो नवीनतम सर्वेक्षण पोत जो है वो क्या नाम है उसका? आईएनएस निर्देशक। भारतीय नौसेना ने किस नवीनतम सर्वेक्षण पोत को शामिल किया है? तो आंसर है आईएनएस निर्देशक। आईएनएस निर्देशक पोत की लंबाई और भार यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो क्रमशः ये 110 मीटर और लगभग 3800 टन के आसपास का ये वेट है। 110 मीटर लंबाई है और 3800 टन के आसपास का वेट है। इसकी अधिकतम गति कितनी है? तो 18 नॉटिकल माइल्स से अधिक, माइल्स यानी 18 नॉट्स उसकी जो स्पीड होती है नॉट्स में होती है, तो 18 नॉट्स से अधिक का इसका स्पीड है। यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यानी EMBO ने कितने जीवन वैज्ञानिकों को अपने ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो लाइफ साइंटिस्ट बहुत सारे होते हैं, जीवन वैज्ञानिक यहाँ लिखा है, लाइफ साइंटिस्ट बहुत सारे हैं जो लाइफ पे खोज और ये सब करते हैं। तो इनको कितने 11 साइंटिस्टों को इसमें इसने शामिल किया है। किसने? यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन EMBO ने कितने लाइफ साइंटिस्ट को अपने अंदर शामिल किया है नेटवर्क में? तो इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में, तो आंसर है 11। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें चूंकि भारतीय 5 हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इन 11 में से 5 केवल भारतीय हैं। सबसे बड़ी बात ये है। कौन से दो वैज्ञानिक भारत के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB फरीदाबाद से हैं? तो कौन से इनमें से कौन से, ये जो 5 में से डॉक्टर प्रेम कौशल और डॉक्टर राजेंद्र मोतियानी, ये हमारे भारत का जो क्षेत्रीय जैव वैज्ञानिकी केंद्र RCB था फरीदाबाद में है, वहां से दो, इसमें 5 में से 2 उसमें से हैं, यानी डॉक्टर प्रेम कौशल और राजेंद्र मोतियानी। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2024 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। भारत मंडपम नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। यह इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का कौन सा संस्करण होगा? तो इसमें संस्करण की बात पूछ रही है, तो ये चौथे नंबर का संस्करण होगा। IIGF 2024 की थीम क्या है? भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार, इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया, इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। IIGF का थीम क्या है? इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो सुनाई रुपाई वन्यजीव अभ्यारण्य।
सोनाई रुपाई वन्यजीव अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। मतलब वहां पर एक प्रमाण पत्र जो दे रहे हैं उसमें रॉयल बंगाल टाइगर को फोटोग्राफी के रूप में उसमें उसमें लोगों में बना दिया गया है। तो किस अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो आंसर है सोनाई रुपाई वन्यजीव अभयारण्य। सोनाई रुपाई वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो ये असम में है। सोनाई रुपाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? असम में है। किस संस्था ने भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक का अनावरण किया है? तो आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक का अनावरण किया है, वो है आईआईटी मद्रास। और हाइपरलूप ट्रेन ट्रैक की लंबाई कितनी है? 410 मीटर। देखिए आगे चलकर बुलेट ट्रेन से भी फास्ट एक ऐसा ट्रेन होगा जो एकदम वैक्यूम क्रिएट होगा, उसमें कैप्सूल्स के रूप में ऐसे डिब्बे रहेंगे और वो कहीं से भी टच नहीं रहेगा, वैक्यूम रहेगा, एयर रहेगा उसके अंदर, और उस स्पीड में वो जाएगा। तो अभी एक परीक्षण आईआईटी मद्रास ने किया, उसका काफी कुछ सफल भी रहा है। 410 मीटर का ही दूरी में उन्होंने सफल किया है, लेकिन आगे चल के ये तो हमें 1000, 2000, 5000 किलोमीटर में कवर करना होगा। तो हाइपरलूप ट्रेन जो है वो बुलेट ट्रेन के आगे की टेक्नोलॉजी आने वाली है। इसको किसने अनावरण किया? इस ट्रैक का अनावरण ये आईआईटी मद्रास ने किया है। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्वच्छ बायोफ्यूल्स में बदलने के लिए जैविक विधि विकसित की है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक एक क्लीन बायोफ्यूल्स बनाने की तैयारी में है। तो वो कौन सी संस्था है? वो आईआईटी गुवाहाटी है। आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी क्या कर रहा है कि जो मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्या करेगा, उससे एक एक बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर देगा, उसको एक बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर देगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर देगा। तो वो है आईआईटी गुवाहाटी। और इस शोध में एक बैक्टीरिया का यूज किया गया है, उस बैक्टीरिया का नाम भी आपको पता होना चाहिए, मिथाइलोसिनस ट्राइकोस्पोरियम। मिथाइलो मिथाइलोसाइनस ट्राइकोस्पोरियम। मिथाइलोसाइनस ट्राइकोस्पोरियम एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करेगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके वो क्या बनाएगा, उसको एक क्लीन बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर देगा। कौन सी बैक्टीरिया का नाम है? मिथाइलोसाइनस ट्राइकोस्पोरियम। ये आईआईटी गुवाहाटी ने इसका इसका जो रिसर्च किया है वो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली हेतु किस तकनीक का शुभारंभ किया है? तो वो है नैनो बबल टेक्नोलॉजी। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली हेतु किस तकनीक का शुभारंभ किया है? तो नैनो बबल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नैनो बबल्स का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो जल स्वच्छता और शुद्धिकरण में। नैनो बबल्स का प्रयोग हम किस क्षेत्र में करते हैं? जल स्वच्छता और शुद्धिकरण। दिल्ली में बहुत जरूरत भी है, यमुना नदी का पानी पूरी तरीके से गंदा है। वहां पर इस बार बीजेपी गवर्नमेंट ने काफी अच्छा वहां पे डाला, अभी बीजेपी का सीएम बन चुके हैं वहां पे। तो कहने का मतलब यह है कि वहां पे ये नैनो बबल्स की टेक्नोलॉजी देखते हैं केंद्र सरकार कितना यूज कर पाती है। इस तकनीक के माध्यम से गंदे तालाब के पानी को कैसे स्वच्छ किया जा सकता है? शैवाल और अन्य अपशिष्टों को हटाकर नैनो बबल्स में हम डाल देंगे, शैवाल और अन्य अपशिष्ट अपने आप हट जाएंगे। गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर जीएसईसी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में। जीएसईसी को विश्व के किन स्थानों पर स्थापित किया गया है? तो डबलिन आयरलैंड, म्यूनिक जर्मनी और मलागा स्पेन और टोक्यो जापान। किन स्थानों पर स्थापित किया गया है? डबलिन जो कि आयरलैंड में है, म्यूनिक जो है जर्मनी में है, मलागा स्पेन में है, टोक्यो जापान में है। जीएसईसी को किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा? गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर्स जो बनेंगे, गूगल के सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर्स कहाँ स्थापित होंगे? तो वो विश्व में डबलिन, म्यूनिक, मलागा और टोक्यो में है। और अभी उसके बाद हैदराबाद, तेलंगाना की हैदराबाद में भी हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। दूसरा, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन की बात हो रही है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन वो लेह लद्दाख में, लेह लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? लेह लद्दाख में। इस हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन की उत्पादन क्षमता क्या है? तो 80 किलोग्राम प्रतिदिन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करता है। इस हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन की उत्पादन क्षमता क्या है? 80 किलोग्राम प्रतिदिन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन। इस स्टेशन की स्थापना समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर की गई है? तो आंसर है 3400 मीटर पर। समुद्र तल से 3400 मीटर पर इस स्टेशन की स्थापना की गई है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? देवलाली, महाराष्ट्र में।
द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर, अग्नि वॉरियर कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर? देवलाली, महाराष्ट्र में। ठीक है, अग्नि वॉरियर किसके किसके बीच होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में, भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि वॉरियर होता है। ये एक द्विपक्षीय सैन्य अभियान है। अग्नि वॉरियर कहाँ पे हो रहा है? देवलाली, महाराष्ट्र के बीच में ये हुआ है। आईआईटी कानपुर ने रक्षा और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए स्टील तकनीकी में क्रांति लाने के उद्देश्य से किसे डिजाइन किया है? तो वो है अनालक्ष MSCS। रक्षा और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए स्टील्थ तकनीक में क्रांति लाने के उद्देश्य से किसे डिजाइन किया है? तो अनालक्ष्य MSCS। भारत ने नवीनतम नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 NRI 2024 में कितनी रैंक प्राप्त की है? तो आंसर है 49वीं रैंक प्राप्त की है। नवीनतम नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो 49th रैंक हासिल की है। भारत को किस रिपोर्ट में AI आर्टिफिशियल के अंगीकरण के संदर्भ में अग्रणी के रूप में स्थान मिला है? तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG रिपोर्ट, BCG रिपोर्ट है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG रिपोर्ट है, उसमें भारत को आर्टिफिशियल के अंगीकरण के संबंध में अग्रणी के रूप में स्थान मिला है। भारत को किस रिपोर्ट में? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंगीकरण के संदर्भ में अग्रणी के रूप में स्थान मिला है। यानी यहाँ पर हम AI को बहुत तेजी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस लिस्ट में भारत को पहला स्थान मिला है। ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस 2024 किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा। यह किन रिपोर्टों पर आधारित है? तो पीटलैंड्स असेसमेंट एंड ग्लोबल पीटलैंड्स मैप 2.0 पर यह आधारित है। इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप देख सकते हो, 2 बार पढ़ लोगे तो दिमाग में रहेगा, पेपर में हो सकता है आ जाए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की ग्लोबल पीटलैंड्स पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो वो शुरू हुई थी मोरक्को में 2016 में। ग्लोबल पीटलैंड्स पहल की शुरुआत कब हुई थी? 2016 मोरक्को, UNFCCP COP मेराकस मोरक्को में शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। HIV जीनोम का पता लगाने के लिए कौन सी नई तकनीक विकसित की गई है? HIV जीनोम का पता लगाने के लिए GQRCP एक तकनीक का प्रयोग किया गया है। और किसने विकसित किया है GQRCP? जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र JNCASR ने इस GQRCP तकनीक को विकसित किया है, जो कि HIV जीनोम का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने शक्तिशाली गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो पिनाका जो है DRDO का है। तो DRDO पिनाका हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है किसने? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO ने। DRDO ने पिनाका हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ऑपरेशन द्रोणगिरी किस नीति के तहत शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन द्रोणागिरी किस नीति के तहत प्रयोग शुरू किया गया है? राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के तहत। ऑपरेशन द्रोणागिरी किस नीति के तहत शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के तहत। ऑपरेशन द्रोणागिरी का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यह है कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और व्यवसाय में सुगमता को बेहतर बनाने में भू स्थानिक प्रौद्योगिकियों के अनुकरणों का प्रदर्शन। ऑपरेशन द्रोणागिरी के पहले चरण में किन राज्यों में इसे लागू किया जाएगा? तो आंसर है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑपरेशन द्रोणागिरी जो है ये किस नीति के तहत? तो भू स्थानिक नीति 2022, भारत राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के तहत इसका शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि नागरिकों के जो जीवन में गुणवत्ता और सुगमता को बेहतर बनाने के लिए अनुप्रयोगों का प्रदर्शन। ठीक है, तो पहले ये ऑपरेशन द्रोणगिरी कहाँ लागू हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। तहत कौन से 3 मुख्य क्षेत्र शामिल हैं? ठीक है, तो कृषि, आजीविका, रसद और परिवहन। कृषि, आजीविका, रसद और परिवहन। ऑपरेशन द्रोणगिरी एक तरह से किसी भी जहां पर भी ये लागू होगा, इसको उद्देश्य ये है कि उसको हम डेवलप कर सकें, उस राज्य को, उस जगह को। तो क्योंकि वहां पे कृषि पे गुणवत्ता लाई जाएगी, आजीविका लोगों की गुणवत्ता लाई जाएगी, रसद जो खान पान है और परिवहन है, इन 4 चीजों को, रोटी कपड़ा और मकान वही चीज है। तो ये इस तरह से ऑपरेशन द्रोणगिरी के तहत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ये शामिल हो रहा है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी लिमिटेड ने विश्व का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बना रहा है, एनटीपीसी बना रहा है। एनटीपीसी क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बना रहा है। तो एक संयंत्र स्थापित किया है, कहाँ स्थापित किया है? मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। उसका नाम क्या है? विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र।
ये जो संयंत्र है एनटीपीसी का, विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र है, ये क्या करेगा, CO2 से मेथनॉल रूपांतरण करेगा। किस देश ने जिमसैट 2 उपग्रह लॉन्च किया है? जिमसैट 2 ये जिम्बाब्वे देश ने लॉन्च किया है। जिमसैट 2 उपग्रह लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? वो है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जिमसैट 2, जिम से जिम्बाब्वे आप कर सकते हैं, उपग्रह इसने बनाया है, तो जिम्बाब्वे इसका आंसर होगा। एआई सक्षम ई तरंग प्रणाली को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ई तरंग प्रणाली है जो कि एआई टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, तो आंसर है रक्षा मंत्रालय ने। ई तरंग प्रणाली को यूज करने वाला जो मंत्रालय है वो कौन सा है? वो है रक्षा मंत्रालय। ई तरंग प्रणाली किस संस्थान के सहयोग से विकसित की गई है? ई तरंग प्रणाली किस सहयोग संस्थान के सहयोग से विकसित हुई है? तो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना इस संस्थान के सहयोग से। ई तरंग प्रणाली कौन कौन बना रहा है? भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एक है, और राष्ट्रीय भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना संस्थान यानी बी सैग एन बना रहा है इस ई तरंग प्रणाली को, जो कि एआई के मॉडल का यूज कर रही है। ई तरंग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि रक्षा स्पेक्ट्रम को स्वचालित ऑटोमेटेड कर देना, कुशल नियोजन करना और उसके मैनेजमेंट को ध्यान देना, उसको सक्षम बनाने के लिए ई प्रणाली का यूज किया जा रहा है, जो कि डिफेंस यूज कर रहा है। कौन इसको बनाने में मदद कर रहा है? तो बी सैग एन के सहयोग से बनाया जा रहा है, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना संस्थान। तो इसी के साथ ही हमने ये जो साइंस का था, साइंस एंड टेक को खत्म कर लिया। अब हम संक्षिप्तियां पे आते हैं, संक्षिप्तियां को भी हम इसी में कवर कर लेते हैं। तो संक्षिप्तियां का सेगमेंट जो होता है वो बेसिकली वन नाइलर होता है, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, हम इसको बहुत तेजी से इसको हम कवर कर लेंगे, और इससे भी क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री 92 वर्ष की अवस्था में, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है बेसिकली वही संक्षिप्तियों में शामिल हो जाती है, इंपॉर्टेंट खबर है तो आपको पता होगा। 92 वर्ष की अवस्था में एक पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया, तो आप सबको पता है मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया 26 दिसंबर 2024 को। मनमोहन सिंह किस समुदाय के पहले प्रधानमंत्री थे? तो वो सिख समुदाय के थे, अल्पसंख्यक समुदाय है हमारा सिख समुदाय वहां के। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ दी है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति जी नरेंद्र जी ने शपथ ली है। जी नरेंद्र, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? नरेंद्र जी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सच्चिदानंद जोशी, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पुरस्कार प्रदान किया गया। किस लिए? किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए? तो आंसर है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति में असाधारण योगदान के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस फिल्म निर्देशक और निर्माता का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। आप इनकी फोटो सर्च करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा ये श्याम बेनेगल कौन है। डेफिनेटली अगर आप मूवीज वगैरह देखते होंगे तो आप इनको आप जरूर जान जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक मिनट, इसको मुझे सेट करना होगा पहले, इधर फ्रेम चेंज करना पड़ता है हाँ, तो ठीक है। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान स्वपन चौधरी कोलकाता के हैं ये, स्वपन चौधरी राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? स्वपन चौधरी कोलकाता के हैं, तानसेन है स्वपन चौधरी कोलकाता। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवियत्री को देने की घोषणा की गई है? 2024 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार वो गगन गिल को दिया जाएगा। ये कवियत्री हैं गगन गिल को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। गगन गिल को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए दिया जाएगा। गगन गिल को हिंदी के किस काव्य के लिए ये सम्मानित किया जा रहा है? तो मैं जब तक आई बहार के लिए गगन गिल को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई? यही साहित्य अकादमी पुरस्कार तो ईस्टरिन कीरे को दी गई है, और इनकी जो रचना है वो कौन सी है? स्पिरिट नाइट्स उपन्यास है उनकी, स्पिरिट नाइट्स, उसके लिए इनको दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, द लकी वंश पुस्तक की लेखिका कौन है? द लकी वंश की पुस्तक की लेखिका है जारा चौधरी। द लकी वंश पुस्तक की लेखिका कौन है? जारा चौधरी। यहाँ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को दिया गया। उनकी काव्य है मैं जब तक आई बहार। अंग्रेजी भाषा के लिए ईस्टरिन किरे को दिया गया। इनका जो कृति है वो स्पिरिट नाइट्स ये एक उपन्यास है। फिर किताबों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लकी वंश पुस्तक की लेखिका जारा चौधरी हैं। ब्रिग
इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो दीपा मलिक की है। दीपा मलिक कौन है? ये एक पैरा एथलीट हैं दीपा मलिक। दीपा मलिक की है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लो, किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर आने वाला है ये। दीपा मलिक हैं भारतीय पैरा एथलीट। किस महान तबला वादक का 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? उनका नाम है जाकिर हुसैन। बहुत ही महान तबला वादक, बहुत बहुत मतलब जाकिर हुसैन के वीडियोस देखिए आप, इतना अच्छा लगता है। तो जाकिर हुसैन का फेफड़ों की बीमारी के कारण उनका डेथ हो गया। इनको इंडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक एक बीमारी थी, फेफड़ों की बीमारी थी, इंडियापैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, उसके कारण से इनका निधन हो गया है। सुरक्षा में उत्कृष्टता हेतु अयोध्या के राम मंदिर परियोजना को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? सुरक्षा में उत्कृष्टता हेतु अयोध्या की राम मंदिर परियोजना को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? शॉर्ड ऑफ ऑनर। शॉर्ड ऑफ ऑनर क्या किसको मिला है? वो राम मंदिर परियोजना को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है उत्कृष्टता हेतु? वो है सॉर्ड ऑफ ऑनर। सॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया गया था? तो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल, यूके, यूके की ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल है, उसके द्वारा सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। ठीक है, राम मंदिर परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है। सॉर्ड ऑफ ऑनर कौन दे रहा है? ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल, यूके दे रहा है। 10वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस WAC 2024 कहाँ आयोजित की गई है? आयुर्वेद कांग्रेस है। आयुर्वेद कांग्रेस देहरादून उत्तराखंड में आयोजित हुई है। आयुर्वेद कांग्रेस का जो थीम है वो क्या है? डिजिटल हेल्थ आयुर्वेद का दृष्टिकोण। डिजिटल हेल्थ आयुर्वेद का दृष्टिकोण। और फिर हमने साहित्य पुरस्कार प्राप्त के लिए गगन गिल को मिला था हिंदी में, और किरे को इंग्लिश में मिला था स्पिरिट ऑफ ऑनर, और मैं जब तक आई बाहर गगन गिल को। अभी हम व्यास सम्मान की बात करते हैं। तो 34वां व्यास सम्मान है, 34वां है, ये भी आपको याद रखना है 2024। किस हिंदी लेखिका को दिया गया है व्यास सम्मान? तो सूर्य बाला। सूर्य बाला व्यास सम्मान किसको मिला है? व्यास 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 बाला, बाला बाला व्यास 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 व्यास। व्यास को अगर हम कई कई जगह पे वा को बा बोलते हैं, तो व्यास बाला, बाला व्यास, ऐसा करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो व्यास सम्मान हिंदी लेखिका में किसको मिला है? सूर्य बाला को मिला है। उनकी कौन सी उपन्यास के लिए मिला है? तो कौन देश को वासी वेणु की डायरी, कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इस पुस्तक के लिए सूर्यबाला को ये व्यास सम्मान, 34वां व्यास सम्मान मिला है। यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 कितने विजेताओं को दिया गया है? तो 6 विजेताओं को। यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ, यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 कितने विजेताओं को दिया गया? तो आंसर है 6 विजेताओं को दिया गया है। किसे विज्ञान और नवाचार श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो लूकी, चाइना की लूकी हैं, चाइना की लूकी हैं जो विज्ञान और नवाचार श्रेणी में सम्मानित करने वाले में लूकी हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में सम्मानित माधव गडगिल भारत के हैं। जो 6 अवार्ड है ना यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ में, विज्ञान नवाचार में लूकी जो कि चाइना के हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसको? माधव गडगिल को दिया गया है। पॉलिसी लीडरशिप श्रेणी में सोनिया गुआजाजारा ब्राजील की हैं, सोनिया गुआजाजारा ब्राजील। तो आपको ये याद रखना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट में माधव गडगिल को दिया गया है, बेसिकली आप याद रखेंगे ये चीज। और ये किस में मिला है? यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड में माधव गडगिल भारत। किस श्रेणी में? लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में। बाकी आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। 2 व्यक्ति हैं जिनको इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी में मिला है। तो एमी बॉयर्स यूएसए के हैं, ग्रेबियल पाउंड रोमानिया के हैं। याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, बस आपको भारत का नाम याद रखना है। और कौन सी संस्था के द्वारा दिया गया ये अवार्ड, ये आपको याद रखना है। ठीक है। ऑन्ट्रेप्रेन्योरियल एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो सीकेम संगठन मिस्र को सम्मानित किया गया है। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2024 का शब्द जो है किसे चुना गया? तो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण को 2024 का शब्द चुना गया है। पोलराइजेशन मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? पोलराइजेशन को चुना गया है। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा 2024 का शब्द वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो आंसर है पोलराइजेशन को चुना गया है। जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जेसी डेनियल पुरस्कार 2023, जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से साजी एन करुण, फिल्म निर्माता है साजी एन करुण, उनको सम्मानित किया गया है। जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? साजी एन करुण, फिल्म निर्माता है, उनको सम्मानित किया गया है। नारकोटिक ड्रग पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना है? तो आंसर है भारत। नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है?
भारत को। नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का 68वां सत्र का अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया? तो आंसर है भारत। भारतीय प्रतिनिधि के रूप में 68वें सत्र की अध्यक्षता का पदभार किसने संभाला है? तो शंभू एस कुमारन ने। शंभू एस कुमारन सर 68वें सत्र की अध्यक्षता का पदभार किसने संभाला है? तो शंभू एस कुमारन ने। शांति निरस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? तो मिशेल बैचेलेट। मिशन बैचेलेट पूर्व राष्ट्रपति चिली की हैं, उनको ये घोषणा दी गई है। शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है चिली के राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं मिशेल बैचेलेट को। चिली के राष्ट्रपति मिशेल बैचेलेट को। मिशेल बैचेलेट के किस योगदान हेतु? क्योंकि वो मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स और शांति और समानता पे बहुत काम कर चुके हैं। द मनी ट्रैप पुस्तक के लेखक कौन है? द मनी ट्रैप पुस्तक के लेखक हैं आलोक समा। आलोक जी जो है वो मनी ट्रैप पुस्तक के लेखक हैं। मनी ट्रैप पुस्तक के लेखक कौन है? आलोक समा। मनी ट्रैप पुस्तक के लेखक कौन है? आलोक समा। मनी ट्रैप पुस्तक के लेखक कौन है? आलोक समा। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है चेन्नई, भारत में। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है चेन्नई, भारत में। WMTC का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो आंसर है 3 वर्ष के अंतराल पर। WMTC का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? तो आंसर है 3 वर्ष के अंतराल पर। इस सम्मेलन की मेजबानी किस संस्था द्वारा की गई है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स इंडिया और चेन्नई ब्रांच। जो इस WMTC का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर? 3 वर्ष पे हुए। और प्रौद्योगिकी, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कहाँ आयोजित किया गया? चेन्नई में किया गया। हर 3 वर्ष पे किया जाता है। और मेजबानी किस संस्था द्वारा की गई? तो इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स जो इंडिया की है, इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स इंडिया द्वारा और उसके चेन्नई ब्रांच के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। टर्नर प्राइज 2024 की विजेता किसे घोषित किया गया? जसलीन कौर। टर्नर प्राइज 2024, टर्नर प्राइज 2024, टर्नर जसनील कौर, जसलीन कौर। टर्नर प्राइज 2024 जसलीन कौर, टर्नर प्राइज 2024 जसलीन कौर, टर्नर प्राइज 2024 जसलीन कौर। जसलीन कौर को यह पुरस्कार किस प्रदर्शनी के लिए मिला है? तो अल्टर अल्टर ग्लासगो यूके। अल्टर अल्टर प्रदर्शनी थी जो कि ग्लासगो यूके में लगी हुई थी, उसमें उनको विजेता घोषित किया गया। टर्नर प्राइज 2024 उसमें जसलीन कौर को मिला है। फिर आगे एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 की विजेता कौन है? एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 की विजेता नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन। नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन फिलीपींस की हैं। नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन फिलीपींस की हैं, उनको मिला है। उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा लॉन्च की है। उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा डल झील जो श्रीनगर में है वहां पर, यानी श्रीनगर में भी आप उबर की बुकिंग कर सकते हैं। तो उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा लॉन्च की है डल झील श्रीनगर में। श्रीलंका की नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? श्रीलंका की नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्रीलंका की नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है डॉक्टर मुर्दू फर्नांडो। डॉक्टर मुर्दू फर्नांडो। एक्चुअली इनका नाम क्यों है, क्यों क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि मुख्य न्यायाधीश, श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इसलिए है, बाकी उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। द सेंटेंस पुस्तक के लेखक कौन है? द सेंटेंस गौतम भाटिया। द सेंटेंस गौतम भाटिया। गौतम बुद्ध सेंटेंस देते थे, सेंटेंस गौतम भाटिया। जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को किसका नया CEO और MD नियुक्त किया गया है? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस का जो CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को। जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। द पुस्तक है बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन। बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन के लेखक कौन है? मणिक कोटवाल हैं। बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन के लेखक कौन है? मणिक कोटवाल। एशियाई विकास बैंक ADB के 11वें अध्यक्ष के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? मसातो कांडा जापान के हैं। मसातो कांडा जापान के हैं। 11वें अध्यक्ष यानी ADB के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? मसातो कांडा जापान के हैं। ADB के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? मसातो कांडा जापान। मसातो कांडा जापान। AI के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? मसातो कांडा जापान। ADB के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? मसातो कांडा जापान। 52वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आंसर है न्यूयॉर्क में हुआ है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आंसर है न्यूयॉर्क में हुआ है।
52वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आंसर है न्यूयॉर्क में हुआ है। 52वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह की मेजबानी किस भारतीय कॉमेडियन ने की है? तो वीर दास ये पहले भारतीय बन गए हैं। एक कॉमेडियन ने इसकी मेजबानी की है। ठीक है। एमी पुरस्कार जो एमी पुरस्कार है, एमी पुरस्कार की मेजबानी करने वाले कॉमेडियन वीर दास हैं। एमी पुरस्कार की मेजबानी करने वाले कॉमेडियन वीर दास हैं। एडीबी के 11वें अध्यक्ष हैं मसाता कांडो। और एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? वो न्यूयॉर्क में हुआ है। अब हम बात करते हैं कि एमी अवार्ड्स का आयोजन किस संगठन ने किया। तो किस संगठन ने किया है? तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज, इस संगठन ने इसका आयोजन किया। और इसके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो टिमोथी स्पॉल, यूनाइटेड किंगडम के टिमोथी स्पॉल इसके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? टिमोथी स्पॉल, यूनाइटेड किंगडम के हैं। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? इरास्मस पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष को प्रदान किया गया है। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसके प्रदान किया गया है? अमिताभ घोष को। इन अमिताभ घोष को क्या मिला है? इरास्मस 2024। इरास्मस 2024 किसको प्रदान किया गया है? अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष यह पुरस्कार पाने वाले दक्षिण एशिया के कौन से व्यक्ति बन गए हैं? तो दक्षिण एशिया में ये पहले व्यक्ति बन गए हैं अमिताभ घोष। द ग्रेट डिरेंजमेंट, द डे ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, ये अमिताभ घोष को इस पुस्तक के लेखक हैं। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किसे दिया गया है? जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर उपमन्यु चटर्जी को दिया गया है। उपमन्यु चटर्जी को जेसीबी उपमन्यु चटर्जी जेसीबी प्राइज ऑफ लिटरेचर उपमन्यु चटर्जी को दिया गया है। उपमन्यु चटर्जी जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया है। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए ये पुरस्कार मिला है। फाइजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? फाइजर पुरस्कार प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को मिला है। ये किस पुस्तक के लिए मिला है फाइजर पुरस्कार? ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स, रेस साइंस इन इंडिया, ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स, ये फाइजर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को प्रदान किया गया, बिहारी मुखर्जी को। किस पंजाबी संगीत कलाकार को यूएनएफसीसी डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी हेतु प्रथम वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? तो पंजाबी संगीतकार हैं यूएनएफसीसी डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी हेतु प्रथम वैश्विक राजदूत, वो हैं शुभ। उन पंजाबी सिंगर का नाम क्या है? शुभ। किस कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग भाषा के सह निर्माता का 96 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो थॉमस यूजीन कर्ट्स ये प्रोग्रामिंग भाषा के सह निर्माता थे। और ये कौन सी भाषा बनाए थे? बेसिक। आप सभी ने अगर बचपन में 6 क्लास 7 क्लास में अगर एक पहली भाषा पढ़ी होगी तो बेसिक्स ही पढ़ा होगा। और आज तक मुझे इसका याद है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये बहुत क्वेश्चन में पेपर में भी आया था। हालांकि यहाँ पे भी लिखा है, आपको ये याद हो जाएगा, आप भी याद कर लो। तो ये बेसिक के जो सह संस्थापक थे, जो सह प्रोग्रामर थे, थॉमस यूजीन कर्ट्स, इनका निधन हो गया है। थॉमस यूजीन कर्ट्स, आपको याद रहेगा, थॉमस यूजीन कर्ट्स। फिर अगला क्वेश्चन है, बेसिक का पूरा नाम देखो यहाँ पे भी दे दिया है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसमें बहुत अच्छा था, कमांड देना रहता था। मान लो एक ट्रायंगल बना रहे हो, उसको आप कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा था। और ऐसा कमांड डाल देंगे तो आपका ये पूरा ऐसे 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 करके पूरा शेप बन जाता था। बहुत मजा आता था इसको करने में। पहली बार ये जब हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की तो बड़ा जादू जैसा लग रहा था 6 क्लास में। आपने भी शायद किया होगा, आपको याद होगा। अच्छा मुझे बताइएगा, जिसने जिसने बेसिक पे काम किया है थोड़ा बहुत, वो मुझे जरा नीचे कमेंट करेंगे, देखते हैं कि किसने किसने काम किया है इसमें। जस्टिस डी कृष्ण कुमार को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो डी कृष्ण कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस डी कृष्ण कुमार को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विश्व की 5वीं देश की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आंसर है लखनऊ में। विश्व की 5वीं है, देश की पहली नाइट सफारी है। नाइट सफारी है, देश की पहली, मतलब नाइट में जाके सफारी करेंगे, वो लखनऊ में है। लखनऊ में स्थापित करने की घोषणा की गई, अभी बनी नहीं, स्थापित करने की घोषणा है। तो विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ, दिस इज गोइंग टू बी, मतलब रॉकिंग मोमेंट होने वाला है ये हमारे लिए जब ये बन के स्थापित होगा। समंथा हार्वे ने वर्ष 2024 में किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? समंथा हार्वे ने वर्ष 2024 में किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? ऑर्बिटल के लिए। समंथा हार्वे ने क्या लिखा? ऑर्बिटल लिखा, ऑर्बिटल उपन्यास लिखा। समंथा हार्वे ने ऑर्बिटल पुरस्कार लिखा, ऑर्बिटल बुक लिखा।
समंथा हार्वे ने एक उपन्यास लिखी ऑर्बिटल, उसके लिए उनको बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, समंथा हार्वे ने एक बुक लिखी ऑर्बिटल, उपन्यास लिखा ऑर्बिटल, उसके लिए बुकर पुरस्कार मिला है। ये ऑर्बिटल आखिर आधारित किस पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर ये आधारित है। फिक्की के नए अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है, तो इसको भी स्टार मार्क कर ले सकते हैं आप। वो है हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? फिक्की हर्षवर्धन अग्रवाल। सोनू सूद को किस देश के पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया है? सोनू सूद को, तो आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड के वो ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त हुए हैं। सोनू सूद को किस देश का पर्यटन? तो थाईलैंड का पर्यटन जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किए गए हैं नवंबर 2024 में। सोनू सूद तो इंपॉर्टेंट है, सोनू सूद। अब अंतिम सेगमेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, बहुत थोड़ा सा ही दिया है, इसको भी हम इसी में निपटा लेते हैं। खेल सेक्शन को शुरुआत करते हैं और आप मुझे बताएंगे कि अगर आप सेगमेंट में कुछ नया चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर कोई सेगमेंट शुरू हो तो आप कुछ कोट्स या फिर कुछ गाने तो आप मुझे सजेस्ट करेंगे, तो उसी आधार पर मैं अगली वीडियो में ले आऊँगा। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सीनियर लेवल की राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप वो कहाँ हुई है? बेंगलुरु, कर्नाटका के बेंगलुरु में हुई है। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने? एम रघु ने जीता है। पुरुष एकल में उप विजेता मिथुन मंजूनाथ रहे हैं। महिला एकल में देविका सिहाग रही हैं। तो इसको याद रखना है। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई। ठीक है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंगल्स में पहले नंबर पे कौन है? बेंगलुरु, कर्नाटक। ठीक है, में आयोजन हुआ था ये पहली बार, तो पहले नंबर पे एम रघु कर्नाटक के ही हैं। कर्नाटक के ही एम रघु हैं, वो पहले नंबर पे हैं। दूसरे पे हैं मिथुन मंजूनाथ, उपविजेता जो रहे रेलवे की तरफ से थे। मिथुन मंजूनाथ दूसरे पे रह के हार गई, लेकिन सेकंड भी बहुत बड़ा पोजीशन होता है। फिर महिला एकल के खिताब में देविका सिहाग हरियाणा की हैं। हरियाणा की महिलाएं नंबर 1 इन स्पोर्ट्स, तो देविका सिहाग हरियाणा। सलमान खान को किस खेल प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो खो खो वर्ल्ड कप जो 2025 हो रहा है ना, खो खो वर्ल्ड कप 2025, उसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बने हैं। तो आपको याद रखना है खो खो वर्ल्ड कप 2025 ये कहाँ, ये जो होगा उसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सलमान खान से जुड़ा हुआ है। WSF वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियनशिप का आयोजन हांगकांग में हुआ है। पुरुष टीम स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? इसमें मिस्र ने जीता है। हांगकांग में क्या हुआ? स्क्वैश टीम हुआ, इसमें मिस्र जो है नंबर 1 रहा, उपविजेता में इंग्लैंड रहा है। महिला टीम में मिस्र ही रहा है और उपविजेता USA रहा है। तो मिस्र दोनों जगह पे जीता है, पुरुष में भी और महिला में भी। पुरुष में जो उपविजेता जो जीता वो इंग्लैंड है और महिला में जो है USA है। पुरुष पुरुष फीफा पुरुष विश्व कप 2034 इंपॉर्टेंट है। फीफा वर्ल्ड कप 2034, फीफा वर्ल्ड कप कौन सा? 2034 की मेजबानी किस देश को दी गई है? तो सऊदी अरब को दी गई है। सऊदी अरब पहली बार इस वर्ल्ड कप की, फीफा वर्ल्ड कप कराने जा रहा है। पहली बार कौन करा रहा है? सऊदी अरब करा रहा है। और 2034 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है उसके लिए बात हो रही है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब को दी गई है। फाइड विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिंगापुर में फाइड विश्व चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। और इसमें कितने मैच हुए थे? 14 गेम हुए थे। सबसे कम उम्र के चैंपियन कौन बने हैं? डी गुकेश हैं, भारत के हैं। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जानते हैं। फाइड विश्व चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र के विजेता डी गुकेश हैं। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने जीत लिया है। ये कहाँ आयोजित हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर में। और कितने मैच हुए? 14 गेम। तो क्योंकि भारत से संबंधित पूरा मैच रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है। फाइड विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो सिंगापुर में हुआ। इस यानी कि जो डी गुकेश जीते, कहाँ जाके जीते हैं? सिंगापुर की भूमि पे जाके जीते हैं। हमारे भारत का जो परचम लहरा है वो सिंगापुर की भूमि से है। तो इस तरह से हमने खेल सेक्शन को ख़त्म कर लिया है। जो संक्षिप्त जितना भी था, सूक्ष्म दृष्टि का सेक्शन रहता है जो हर महीने की, वो हमने ख़त्म कर लिया है। आई होप आपको इसमें बहुत आनंद आया होगा और आपने इस तरह से एक तरह से ओवरऑल आपने इस चीज़ों को देख लिया, सूक्ष्म दृष्टि के सेक्शन को देख लिया। और ये हर महीने जो ये घटना चक्र की जो ये पब्लिकेशन आने लगी निरंतर, इसको आप सभी को हार्ड कॉपी खरीदनी है। मेरे वीडियोस को देखना है, आप चाहो तो एक बार ध्यान से देखो, दूसरी बार 2x स्पीड में देखो, तीसरी बार ऐसे काम करते हुए सुन लो और एक बार अपने खुद से किताब में पढ़ लेना है। 4 बार आपने कर लिया महीने में, तो मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर्स और कहीं से पढ़ने की जरूरत है नहीं। ये रियलिटी है, 10 जगह करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, नए डेटा आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। यही चीज़ को अगर 4 बार आप कर लेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। और यही किताब को अगर हम फॉलो कर लेते हैं
और हर महीने कंप्लीट करने के बाद इसकी वार्षिकी और फिर इसकी अर्धवार्षिकी जो सब आती रहती है, वो सब अगर हम कवर करते जाएंगे तो करंट अफेयर्स का जो हमारा फैक्टर है, जो टेंशन है, करंट करंट अफेयर्स करंट आपको नहीं लगा पाएगा, आप पेपर में बहुत अच्छा करके आएंगे। इसी के साथ ही आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। और जो लोग भी हैं जो कुछ सजेशन देना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर सजेशंस दें। आपके कमेंट्स देते हैं तो मुझे मेरे अंदर एक इंटरेस्ट आता है, एक उत्साह होता है कि मैं नए वीडियोस जल्दी जल्दी लेकर आऊँ। कमेंट अच्छे अच्छे आते हैं तो बहुत खुशी होती है। लेकिन आपके अगर कुछ कुछ आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, देखिए हमारे पास समय कम है तो हम बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन जितना भी हो सकेगा हम करेंगे आपके लिए। तो आप लोग इम्प्रोवाइज़ जो भी चाहते हैं कि चीज़ों को किया जा सके, आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। इसी के साथ ही हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वॉच टाइम। एंड आपके पिछले भी जो हमने घटना चक्र की कराई थी उसमें भी आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए थे, उसी को हमने आधार बनाकर ये भी वीडियो दिया है। हर महीने मिलेंगे, तो मार्च वाला हमने ख़त्म कर लिया है। अप्रैल वाला जो आएगा नया मैगजीन, उसका भी मैं तुरंत बनाऊंगा और इस तरह से करंट अफेयर्स आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने अभी जो सूक्ष्म दृष्टि स्टार्ट किया है, इसके बाद जो राष्ट्रीय घटनाक्रम जो थ्योरी वाइज है उसके लिए भी हम अगला वीडियो हम वही लेने आने वाले हैं। तो ठीक है, अभी के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो और आपकी यात्रा जो करियर के लिए है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़े। तब तक के लिए शुक्रिया। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।